तो आपको बैलेंस करता है, डाउन टू अर्थ रखता है हमेशा। तो अभी मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का और एडवांस मेडिटेशन का कोर्स किया है, जिससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है लाइफ में। मैंने कल्चर कमेटी ज्वाइन किया। मैंने सबको बोला था सर मैं इस फील्ड को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, ये भी फील्ड अच्छा ही है। और मैंने आज 15 साल हो गया और मैं प्राउडली कह रही हूँ मैं कि मैंने साल में कम से कम 100 फीमेल को एनकरेज किया होगा। ओह क्या बात है, बहुत अच्छी चीज है। आपका गरबा क्वीन का कहाँ से मिला था? गरबा एक्चुअली वो हमारे जीन्स में है। अच्छा। मेरे पापा उस टाइम पे भी बहुत अच्छा गरबा खेलते थे और इंदिरा गांधी जी के हाथ से उनको पुरस्कार मिला था उस टाइम पे। क्या? और माय मदर इज आल्सो गरबा क्वीन गुजरात में। नहीं ये क्यों हुआ है मैं बताता हूँ आपको इतना जो ये हुआ। मैंने सुना है कि कोविड के टाइम में आपने बहुत बड़ी सोशल सर्विस की। आपने कितने काउंट, आई थिंक बहुत बड़ा काउंट है वो। हाँ। इतने लोगों को आपने वो किट जो होम्योपैथी का बहुत पॉपुलर हुआ था। 10,000 कितना? मोर देन 10,000 10,000 प्लस। एक्चुअली जब यहाँ पे हमें मगरपट्टा में फर्स्ट वेव चल रहा था। नमस्ते, मैं हूँ प्राध्यापक बालकृष्ण काटे और मेरे सक्सेस स्टोरीज इस YouTube चैनल में आपका सहर्ष स्वागत। दोस्तों, आई नेवर ड्रीम्ड फॉर सक्सेस, I work for it. I am straight. I stand straight. I aim high. And I achieve it with passionate efforts. ऐसे विचारधारा की एक डायनामिक एंड वर्सेटाइल वुमन को मैंने निमंत्रित किया है आज के मेरे इस एपिसोड के लिए। पुणे महाराष्ट्र में रहने वाली और 150 प्लस अवार्ड्स जीतकर जिन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है, ऐसी डॉक्टर भाविशाजी भट्टी, इनसे आज हम मिलने जा रहे हैं मेरे इस आज के चैनल में। दोस्तों, डॉक्टर भाविशाजी अपने आप में एक ऑलराउंड पर्सनैलिटी है, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ ऑल भी है। होम्योपैथिक फिजिशियन, उसके साथ साथ एक सोशल वर्कर, एक डांस आर्टिस्ट, कल्चरल एक्टिविटी में बहुत आगे, एक मॉडल, एक ट्रेनर, एक कोरियोग्राफर, एक ग्रूमर और स्पोर्ट्स वुमन भी है। और सरप्राइजिंग तो यह है, जबरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी रखने वाली ये वुमन है। डॉक्टर भाविशा जी की इन अलग अलग फील्ड्स की जो उपलब्धि है, जो उन्होंने वहां पे सक्सेस प्राप्त किया है, उसके बारे में तो हम जानने वाले हैं उनसे। पर जहां तक मैं जानता हूं, डॉक्टर भाविशा जी मगरपट्टा सिटी पुणे के कल्चरल कमेटी की हेड है पिछले 15 सालों से, and that is a voluntary service. She organizes wonderful cultural events in Magarpatta city for all Magarpatta city residents. डॉक्टर भाविशा जी, इन्होंने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड्स प्राप्त किए हैं। मिसेस मगरपट्टा, मिसेस पुणे, मिसेस महाराष्ट्र, इतना ही नहीं, गरबा क्वीन और वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, ये जो अवार्ड्स उन्होंने प्राप्त किए हैं, इन सभी के बारे में हम उनसे जानकारी लेने वाले हैं आज के इस एपिसोड में। उसके साथ साथ शी इज एम्बेसडर फॉर पिंकैथॉन। और दूसरी सबसे सरप्राइजिंग बात यह है और गर्व जिस पर हमें लगता है, वो बात यह है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में डॉक्टर भाविशा जी का नाम समाविष्ट हो चुका है। तो डॉक्टर भाविशा जी रियली ए वंडरफुल एंड अमेजिंग लेडी, आई विल से। पर मैं ज्यादा प्रभावित कहां हुआ हूं, यह आपको कहना चाहूंगा। एक्चुअली आउटर वर्ल्ड में, घर के बाहर इतना व्यस्त होने के पश्चात भी डॉक्टर भाविशा एक जबरदस्त होम लविंग पर्सनैलिटी है। घर में भी
अपना पूरा दायित्व जो है अपने फैमिली के प्रति वो बहुत खूबी से निभाती है। डॉक्टर भाविशा जी का उनके फैमिली के प्रति, उनके इन-लॉज के प्रति और उनके माता पिता पेरेंट्स के प्रति जो स्नेह लगाव मैं देखता हूं, और उनके ही लिए नहीं, सारे सीनियर सिटीजन्स के लिए उनकी जो केयरिंग एटीट्यूड मैं देखता हूं, वो देखने के बाद रियली बहुत ही प्रभावित हो जाता हूं। डॉक्टर भाविशा जी, उनको तो मैं रेडिएटर मानता हूं। जब भी मिलते हैं वार्म फीलिंग्स उनसे सभी को मिलती है। तो ऐसे डॉक्टर भाविशा जी का मैं मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं, निमंत्रित करता हूं। वेलकम भाविशा जी। नमस्ते डॉक्टर। एक्चुअली जब मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था, एंड एक्चुअली आई गॉट सरप्राइज, सो वर्सेटाइल यू आर। और सबसे बढ़िया चीज जो लगती है, यू आर वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। Thank you so much for this. This is actually one of the most favorite adjective of my life. क्या wonderful। आप भाई, तो अभी एक मेरा ये जो चैनल में चलता है सक्सेस, इन डिफरेंट फील्ड्स यू अचीव द सक्सेस, पर यह ऐसा सक्सेस जब भी मिलता है तो ऐसे एक रात में कुछ होता है ऐसा नहीं। Yes. इसके लिए बहुत सारी मेहनत भी लेनी पड़ती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप ब्रीफ में हमारी जो लाइफ स्टोरी है वही हम जानना चाहेंगे आपसे। तो पहले तो जहाँ तक मैंने पढ़ा था, that you belong from that particular गुजरात, तो वहाँ से शुरू करेंगे आपका बचपन और कुछ एजुकेशन। लेकिन पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि we all are human being and we all are like a diamond। लेकिन मैं फॉर्चुनेट डायमंड हूँ जिसकी आपकी नज़र मुझ में पड़ी और मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, वो मेरा सद्भाग्य है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। मेरी बात किया जाए तो मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। गुजरात में एक जॉइंट फैमिली है, परमार, और उसमें बहुत प्यारा सा सिटी है राजकोट। राजकोट का अभी भी मैं नाम लेती हूँ तो मुझे गुज़बम हो जाते हैं इतना मुझे पसंद है राजकोट। हाँ, तो मेरा स्कूल 1st to 12th स्टैंडर्ड गुजरात से ही हुआ है, राजकोट से ही हुआ है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं जिस फैमिली से बिलीव करती हूँ वो फैमिली की वैल्यूज़ बहुत हाई है, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं उस फैमिली में मैंने बोर्न किया है। स्पेशली मेरे लाइफ में जो इन्फ्लुएंस रहा है इनिशियल ईयर में, वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का रहा है। तो मैं अपने दादा से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, बहुत ज़्यादा। जॉइंट फैमिली। सो पापा का 4 भाई और हम लोग सब साथ में रहते थे। बिकॉज पापा का बैंक में ट्रांसफरेबल जॉब था तो हम लोग आते जाते रहते थे, बट मेन हमारा जो सेंटर है वो राजकोट ही रहता था। अच्छा। लेकिन जैसे पापा भी वर्किंग थे और मम्मी भी वर्किंग थी, तो मैं यूजुअली मेरा चाइल्डहुड है 9th स्टैंडर्ड तक वो मेरे दादा के साथ और दादी के साथ ही है। सो उसके जो वैल्यूज़ है वो मेरे लाइफ में अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अभी भी उनको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मैं भी ये बिलीव करता हूँ, जो जॉइंट फैमिली से आता है ऑलवेज कल्चर, तो वो कल्चर जो आपने दिखता है वो वहाँ से आया है। हाँ, जो ग्रैंड पेरेंट्स दे सकते हैं इनिशियल ईयर में, वो शायद मुझे लगता है पेरेंट्स इतना नहीं दे पाते, टाइम नहीं दे पाते। पेरेंट्स की इच्छा होती है, लेकिन उनको उनका जो पूरा कारोबार देखना पड़ता है। एग्जैक्टली। योर फादर वाज इन बैंक सेक्टर। यस, बैंक से, तो वो पूरा दिन उसमें रहते हैं। मम्मी अपने जॉइंट फैमिली में है तो वो उनकी काम में हमेशा व्यस्त रहती है, प्लस शी वाज वर्किंग आल्सो। सो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बड़ी हुई हूँ। मेरे दादा जो है वो स्कूल के प्रिंसिपल थे। अच्छा। और हमारी फैमिली में एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इसलिए दादा की कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स थे, जैसे कि खाना बचना नहीं चाहिए। तो मैं उस एटमॉस्फेयर में बड़ी हूँ जहाँ पे पैम्परिंग नहीं है। हाँ, जहाँ पे खाना बचना नहीं चाहिए, ज़्यादा आपको लाड प्यार नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइफ जीना है और बहुत कैलकुलेटिव लाइफ। मतलब अगर जहाँ 2 रुपये की जरूरत है वहाँ पे सिर्फ 2 रुपया स्पेंड होना चाहिए। तो वो अभी भी मेरे लाइफ में है, जो मुझे बहुत हेल्प किया है। जॉइंट फैमिली में कजिन बहुत सारे आपके साथ रहे होंगे? बहुत सारे कजिन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे पीछे 7 है।
तो हम लोगों का बहुत बड़ा कजिन का ग्रुप है वाह। जो इस लाइफ में मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ वो होना। फिर बाद में आपका जो अभी स्कूल लेवल में तो एजुकेशन वहाँ पे हुआ राजकोट में, तो आपको डॉक्टर जो बने आप, तो डॉक्टर बनने की जो एक हाँ। महत्वाकांक्षा है वो कहाँ से आ गई? डॉक्टर बनने की महत्वाकांक्षा में दो इम्पोर्टेंट पर्सन है मेरी लाइफ में। एक मेरे चाचा जो नाथ के फर्स्ट डॉक्टर बने थे, हमारी कास्ट में वो फर्स्ट मेल डॉक्टर थे। अच्छा और उनसे भी इंस्पायर हुई हूँ। और दूसरी मेरी मदर। अच्छा। हाँ, मुझे डॉक्टर She is बनाने also में doctor? नहीं, वो डॉक्टर नहीं है बट वो डॉक्टर बनना चाहती थी। अच्छा। बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल है बट बिकॉज हमारी कास्ट में इतना एजुकेशन का उस टाइम पे इम्पोर्टेंस Girl नहीं था education और नहीं था। बहुत जल्दी मैरिज हो जाता था, तो उस हिसाब से उनका स्टडी इनकम्प्लीट रह गया था। अच्छा अच्छा। लेकिन उसकी इच्छा बहुत थी कि मैं पढूं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे कास्ट में उस टाइम पे लड़कियों को काम ज़्यादा प्रेफर करते थे, बिकॉज ऐसा नहीं था कि एजुकेशन उनको नहीं देना चाहिए बट बिकॉज उस लेवल के लड़के नहीं मिलते थे। अच्छा अच्छा। तो वो डर से एक सोशल टेबू रहता है ना, वो यानी डर लड़की से। अगर डॉक्टर हो गई तो हाँ, लड़का तो भी डॉक्टर हो लड़का जाए, और होना ज्यादा चाहिए। तो बिजनेस में रहे। करेक्ट करेक्ट। हमारे गुजराती में पैसा बहुत है, बिजनेस बहुत है, बट एजुकेशन का उस टाइम पे थोड़ा कम था। अभी तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी मम्मी ने सारे नॉर्म्स को वो करते हुए, उनको इग्नोर करते हुए मुझे डॉक्टर बनाया। गुड। और मैं फर्स्ट लेडी डॉक्टर हूँ हमारी कास्ट की। ओह कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो उसके लिए बहुत सारे सपोर्ट लग रहे हैं मेरी मम्मी के, लेकिन मेरे जब church ये के। डिसीजन हुआ था आपको मेडिकल में जाना है या होम्योपैथी का आपका नंबर लग गया, तो एट दैट टाइम कुछ वहाँ पे ऐसे ये हो गया, क्रॉसिंग हो गया? हाँ, काफी क्रॉसिंग हुआ था क्योंकि काफी लोग मम्मी को बोल रहे थे कि आप लड़की को डॉक्टर तो बना रहे हैं बट उनके लिए लड़का नहीं मिलेगा, फिर आप क्या करोगे? सो वो डर रहता था। और मेरी जो ग्रैंड मदर थे उसने मुझे बोला था कि बेटा ध्यान रखना, तुम्हें भेज तो रहे हैं लेकिन तुम्हारे पीछे 7 लोग हैं तो जरा देखना। और उस टेंशन में अच्छा, साथ में कजिन्स मेरे, उस टेंशन में मैं पूरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में किसी के साथ बात ही नहीं कर पाई। मुझे लगा अगर मैं किसी लड़के के साथ बात करूंगी और इनकी इफेक्ट कुछ खराब पड़ेगी तो वो एक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चीज था। ज्यादा डिसीजन। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा रहा वो मेरे ख्याल से। हाँ, बहुत एजुकेशन पे आपका ध्यान रहा। यस यस। मैं पहले से ही थ्रू आउट स्कूल लाइफ से पहले से ही स्टडी में बहुत ज्यादा बिलीव करती थी और मुझे बहुत पढ़ना अच्छा लगता था। और दूसरी रीजन ये है कि मैं बहुत एवरेज लुकिंग गर्ल थी, तो कहीं ना कहीं चैनलाइज होता है ना अपने आइडेंटिटी क्रिएट करने का। तो मुझे सोचा चलो मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, मुझे उसमें ही फोकस करना चाहिए। और आप बिलीव नहीं करोगे 12th स्टैंडर्ड तक मैं कोई भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया था। मैं टोटली, मेरा नाम ही बुकवर्म था। वो अपना हाँ, दीपिका है, दीपिका वाला स्टोरी था। एग्जैक्टली। मेरा ना कोई शौक था मुझे। आपने ग्लासेस डाल दिए तो वैसे नहीं, उस टाइम में ग्लासेस नहीं थे। लेकिन मैं बहुत ज्यादा पढ़ने में इन्वॉल्व थी। मुझे दूसरी कोई भी चीज में इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो शायद उस हिसाब से वो भी होता है ना कि लड़की बहुत पढ़ती है तो उस टाइम पे इतना कुछ पेशेंट का नहीं था, पता नहीं चला था। मतलब लड़की बहुत पढ़ रही है तो साइंस में डॉक्टर ही बनेगी, तो हम डॉक्टर बनने से पहले सोसाइटी डॉक्टर बना देते हैं। लेकिन वो मेरी इच्छा पूरी हुई और उसमें भी मुझे डेंटल में एडमिशन मिल गया था बट वहाँ पे उस टाइम पे डोनेशन बोल रहे थे 2 लाख के। मेरे दादा, उसने बोला नहीं, डोनेशन से जो पढ़े वो पढ़े नहीं बेटा, क्या बात है, यू आर नॉट एलिजिबल। सो मैंने वो अपना एडमिशन छोड़ दिया। अच्छा। और मैंने नहीं लिया, एक्सेप्ट नहीं किया। और ये देखो कल्चर क्या है, यानी योर फादर डिडंट क्रॉस फॉर दैट। यस, यानी ग्रैंडफादर वाज सेइंग यस यस, नहीं जाना है। डेफिनेटली। तो उसने बोला कि जो डोनेशन से आप मिलते हो डिग्री, वो डिग्री का कोई मतलब नहीं है। सो मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा मेरे बचबूते पे जो मुझे मार्क्स मिलते हैं उस हिसाब से। और फिर मुझे होम्योपैथिक में एडमिशन मिला था। आई वॉज टोल्ड स्कॉलर बट बहुत अच्छा लगा क्योंकि राजकोट में भी वो ओपन हुई थी उस टाइम पे होम्योपैथिक कॉलेज। बट मम्मी ने बोला जो हॉस्टल लाइफ में तुम एक्सपीरियंस लोगी वो यहाँ पे आके नहीं मिलेगी। तो वो भी सोसाइटी के अगेंस्ट में जाके मुझे हॉस्टल भेजा था। गर्ल्स को नहीं भेजते? हाँ, वरना नहीं भेजते हमारे। तो मैं भी वो फर्स्ट थी हमारे इवन कास्ट में और फैमिली में जो हॉस्टल में पढ़ने गई। क्या बात। लेकिन यू प्रूव्ड एवरीथिंग। हाँ, जो है वो करके दिखाया। क्या होता है ना कैटेसा कि जब आपके पर फ्रीडम देते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो। सही है। तो मुझे फ्रीडम बहुत मिला बट साथ में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे गलत कदम नहीं उठाना है, जिससे मेरी फैमिली को कहीं ना कहीं, या इन लोगों ने इतना सपोर्ट किया है तो उनका वो एक खराब एग्जाम्पल सेट किया जाए। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया थ्रू आउट 6 years। मैं, आपको पता होगा अमूल डेयरी कहाँ है।
सो आनंद में मेरा आनंद में। एजुकेशन हुआ, आनंद में। होम्योपैथिक में, हाँ, मेडिकल कॉलेज में। और बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरी सारी जो फ्रेंड्स हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। अच्छा। बहुत अच्छी मुझे सब फ्रेंड्स मिली है। आपका ये फाइनेंशियल स्टेटस कैसा था उस time? फाइनेंस स्टेटस जैसे बैंक मैनेजर का रहता है, इट अच्छा। वाज नॉट दैट ग्रेट क्योंकि पापा को मेरी पढ़ाई का खर्चा, फिर मेरे भाई का घर चलाना, तो उस टाइम पे एवरेज मिडिल क्लास जो फैमिली रहती है वही फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। Good. और उस टाइम पे स्ट्रगल काफी था, तो हमें पता था वैल्यू क्या है मनी की। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने थ्रू आउट मेरा 6 साल का 5.5-6 साल हो जाता है मेडिकल लाइफ में, वो खर्चा पता है कितना हुआ टोटल? अभी मैं काउंट करती थी 1 लाख रुपए से, जिसमें आना जाना, खाना, हॉस्टल में रहना, सब। क्या? क्योंकि मेरे सारे सेकंड हैंड बुक यूज किए हैं। क्या? मैं बाहर कभी खाना नहीं खाती थी, और जो भी पैसा बचता था उसमें से हम टेलीफोन करते थे, क्योंकि अभी तो मोबाइल है लेकिन उस टाइम पे मोबाइल नहीं था, तो एसटीडी चार्ज बहुत लगते थे। सो हम लोग वीक में एक बार मम्मी पापा को कॉल करके बता देते थे कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ। कौन सी ईयर में हो गया डॉक्टर? मैं 1998 में मैंने एडमिशन किया। तो नहीं, ये जो अभी आपका डायनेमिक पूरा मैं बता दिया, पूरा वर्सेटाइल नेचर, तो ये जो इसमें आता है डांस का, ये आता है या आपका फैशन शो का आता है, करेक्ट। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से? इसकी शुरुआत ही कॉलेज से हुई। कॉलेज से? मेरा अच्छा। पूरा डिफरेंट हो गया, पूरा स्कूल लाइफ बहुत बड़ी, और फिर पूरे कॉलेज लाइफ में पासिंग मार्क्स हो गया था, बस उतना हम लोग एवरेज पढ़ते थे, बाकी सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया है। क्या बात? हाँ, क्या जो अपॉर्चुनिटीज मिली वो सब मैंने ग्रास्प किया। Wonderful. वहाँ पे भी मॉडलिंग था, तो हमारे कॉलेज में मैंने ही स्टार्ट करवाया था कॉलेज में ये सब शोज वगैरह। उस टाइम पे भी मैं बेस्ट मॉडल में सिलेक्ट हो गई थी, Good. बट बिकॉज वो 3rd ईयर था मेरा मेडिकल का, तो मुझे लगा अभी मैं इस लाइन में आ जाऊंगी आगे तो मेरा स्टडी छूट जाएगा। Correct. तो वहाँ पे मैंने वो स्टॉप किया था। स्पोर्ट्स में बैडमिंटन चैंपियन, कैरम चैंपियन कॉलेज से ही हुई मैं, और बाकी सारी एक्टिविटी में सब एक्टिविटीज, डांस। घर में जॉइंट फैमिली, तो घर में पहले कैरम वगैरह चलता होगा ना? कैरम पापा खेलते थे, तो हम वेकेशन में, जब अभी तो मोबाइल के लाइफ में इन लोगों का वेकेशन सिस्टम भूल गए, बट हमारे लाइफ में वेकेशन में मेरे सारे मामा यानी वो ट्रेनिंग बचपन से थी, लेकिन वहाँ पे आपने उसको बढ़ा परफॉर्म वहाँ पे कर, अच्छा। प्लेटफॉर्म मुझे वहाँ पे मिला। और वो चैंपियन बने आप? हाँ, मैं चैंपियन कैरम में? थी, बैडमिंटन चैंपियन, कैरम चैंपियन। क्या बात है, yes, क्या बात है, wonderful. तो बैडमिंटन जैसे वेकेशन में खेलते थे, पता था कि मैं अच्छा खेलती हूँ, बट वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमें एक आइडेंटिफिकेशन मिले कि नहीं आप कर सकते हो, स्टेट लेवल पे भी खेल सकते हो, वो मुझे कॉलेज से मिला मेडिकल था। की पढ़ाई करते करते ये करना हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डिफिकल्ट है। है। बट मैंने वहाँ पे अपने आप को लो प्रोफाइल रखा था, ज्यादा मैंने कॉन्सेंट्रेट किया था मेरे होम्योपैथी के सब्जेक्ट में और ये साइड की एक्टिविटीज में, क्या? क्योंकि वही आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रो होती है। अदरवाइज आप सिर्फ Correct. फोकस करते हो, तो मैंने देखा था 12th तक मेरी पर्सनालिटी उतनी ग्रो नहीं हो पा रही थी। दीपिका हाँ, उसके तरह। लेकिन कॉलेज में मुझे फ्रेंड्स काफी अच्छे मिले, और उनके सपोर्ट से हम इतना, मुझे पता था कि क्या सही है क्या गलत है। उस टाइम में भी गलत हुआ करता था, तो हमें वो पता चलता था कि ये फ्रेंड अच्छी नहीं है, यहाँ पे हमारी एक बाउंड्रीज है जो हमें सेट किया है, उससे हमें क्रॉस नहीं करना है। हाँ, वो वैल्यूज हमेशा हमारे पास। So that culture you maintain all time throughout the life, that is very important. तो डॉक्टर होने के बाद तुरंत शादी हो गई? हाँ, जैसे क्योंकि डॉक्टर आपने का बताया कि शादी तो बहुत कम उम्र में होती थी, बहुत कम आपकी उम्र में इसमें। हो गई। मेरा एंगेजमेंट में 2nd ईयर जस्ट कंप्लीट हुआ और मेरा एंगेज का बोर्ड लग गया। अच्छा अच्छा। आई वाज फीलिंग वेरी सेफ कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। और प्लस राजपूत होने से लिए और भी लड़के थोड़ा हेजिटेट हो रहे थे कि यार, तो वो बहुत मेरे लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म हो गया था। हाँ, शील्ड हो गया। या तो फिर 2nd ईयर में ही मेरा एंगेजमेंट हो गया था। अच्छा। और हमारे यहाँ एंगेजमेंट ज्यादा टिकती है, तो 3.5 साल एंगेजमेंट रहा, जैसे ओह। मैंने 1998 में कंप्लीट किया एंड शादी हो गई। क्या करते हैं हस्बैंड? हस्बैंड अभी सुलॉन करके कंपनी है जहाँ पे ट्रैवल फील्ड में है वो। अच्छा, पहले अच्छा। से वो ट्रैवल फील्ड में ही है थ्रू आउट। अच्छा, यानी वो डॉक्टर नहीं है? नहीं, वो डॉक्टर नहीं है। क्या बात? हाँ, बट मैंने इनसे इसलिए शादी की क्योंकि हमारी कास्ट में बहुत सारे अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, बहुत रिच फैमिली से, बट मेजोरिटी सब बोल रहे थे कि भाई आपको प्रैक्टिस नहीं अलाउड करेंगे, हमारे घर की बहुआं बाहर नहीं जाएगी कमाई के लिए। सो वो जो थी, जो मेरे अभी बड़ोड़ा में इन-लॉज, उन्होंने बोला नहीं, आपने इतना पढ़ाया है तो हम आपको फुल फ्रीडम देंगे, आपको जो करना है कर सकते क्या बात? एंड माय हस्बैंड इज सिंपल है बट बहुत ब्रॉड माइंडेड है। क्या? तो उसने मुझे सारी वो फ्रीडम दिया है जो मैं डिजर्व करती हूँ और जो मैं करना चाहती हूँ। वंडरफुल, वंडरफुल। तो ये आपके इसमें आपका तो अरेंज मैरिज हुआ है मेरे ख्याल से। 100%।
लव मैरिज का कुछ ये नहीं हुआ फिर नहीं। आपको ऐसा देख के तो लगता है वो कि कुछ तो भी हुआ होगा। हाँ नहीं, बट मैंने बोला कि सेकंड ईयर में मैं एंगेज हो गई, उसके बाद तो चांस नहीं था। नहीं, मेरा लव मैरिज नहीं हुआ है, बट मेरे भाई का लव मैरिज हुआ है। ओ और उस टाइम पे मेरी मदर का और एक मैं बताती हूँ कि उस टाइम पे लव मैरिज हमारी कास्ट में करना, स्पेशली हमारी फैमिली करना, वो एक चैलेंज था। बट जब मेरे भाई ने मुझे बताया था कि मुझे लड़की पसंद है, मेरी भाभी बहुत प्यारी है, तो उसने मुझे कि ये मुझे पसंद है, मुझे उनके साथ शादी करना है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं सपोर्ट करूँगी तुम्हें, और कोई करे ना करे, बट मैं सपोर्ट करूँगी। तो धीरे धीरे मैंने मम्मी को, पापा को कन्विंस करने की कोशिश की कि मम्मी अभी लगता है थोड़ा इंटरकास्ट भी जाना चाहिए, हमारा ग्रोथ होता है, हर बार राजपूत में जाएंगे। ऐसा करते 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 1-1.5 साल पूरा ये किया था, उनको कन्विंस किया था। और यहाँ तक मैंने अपने भाई को बोला था कि कुछ भी नहीं रहेगा तो अगर तुमको शादी करना है, बट मेरा सपोर्ट फुल है। सो बहुत सपोर्ट किया था, और लकीली मेरे पेरेंट्स भी फिर मान गए थे और बहुत एक्सेप्ट किया। भाभी भी बहुत अच्छी है, उसने भी फैमिली को, जॉइंट फैमिली, वो न्यूक्लियर फैमिली से है, तो न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली में जाना इज नॉट इजी, बट उसने बहुत अच्छा, मम्मी ने भी वेलकम किया और भाभी ने भी बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सेप्ट किया है और वही कल्चर को मेंटेन किया है। तो आज अभी हम जॉइंट फैमिली में सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन है, हम लोग इसी तरह से बॉन्डिंग में है। बहुत अच्छा उनका भी that is proved successful marriage। यस सक्सेसफुल मैरिज। Wonderful। और आपके उधर में मेरे जब मैं शादी करके गई थी तो उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रेस इसलिए था कि मैं जॉइंट फैमिली में से थी और न्यूक्लियर फैमिली में गई थी। अच्छा। और मुझे लोगों के बीच में रहना पसंद है। मैं अपने पेरेंट्स से ज्यादा भी मेरे चाचा दादा उन्हीं के साथ बड़ी हुई हूँ। मेरे चाचाओं का बहुत ज्यादा रोल है, चाची चाचा का, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी उनके घर आराम से जाते थे। मैं जब हॉस्टल में थी तो एक संडे एक चाचा के घर, दूसरे संडे दूसरे चाचा के घर, जो भरूच रहते थे, और एक अहमदाबाद रहते थे, तो उनसे मैं बहुत ज्यादा क्लोज थी। तो ये कभी फील ही नहीं किया कि लोगों के बिना, जॉइंट फैमिली के बिना कैसे रहा जाता है। ये लोग न्यूक्लियर फैमिली में थे, बट मेरी जो ननद है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो बहुत टॉकेटिव, अभी वो स्कूल में टीचर है और बहुत अच्छा टीचिंग करा रही है, शी इज वेरी गुड एजुकेटेड। हाँ, तो उसने मुझे इतना अच्छी तरह से हैंडल किया, इतना हम लोगों का बॉन्डिंग हो गया कि मुझे लाइफ में बाद में प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ, उसने बहुत अच्छी तरह से, तो अभी भी हम लोग बहुत, यानी आपका ये जो टफ रिलेशंस रहते हैं, यस, एक भाभी जी के साथ और एक ननद के साथ, दोनों भी आपने दोस्त बना ली। क्या बना लिए, क्योंकि एक फीमेल दूसरी फीमेल की कंडीशन को समझते हैं। क्या बात है। तो उसको अगर हमने वहाँ पे, लेकिन ज्यादातर पारिवारिक जो प्रॉब्लम आते हैं तो वहाँ पे ही आते हैं। हाँ, तो बट उसमें फिर पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करना। तो लकीली दोनों तरफ से सब कुछ बैलेंस है। आपका खुद का नेचर ही इतना स्वीट है, तो nobody will have any dispute and quarrel with you, definitely। वो भी है, इट इज ऑल रिफ्लेक्शन। आप अगर प्यार करते हो तो प्यार मिलने ही वाला है, आप रिस्पेक्ट देते हो तो रिस्पेक्ट मिलने ही वाला है। तो प्रैक्टिस आपने कहाँ पे चालू की? प्रैक्टिस मैं राजकोट से भी करती थी। जब मैंने तुरंत इंटर्नशिप किया 3 महीने में, वहाँ पे मेरे मेंटर है, और फिर बाद में बड़ौदा में आके भी मैंने प्रैक्टिस चालू किया। बड़ौदा में आने के बाद मैंने होम्योपैथी में और मुझे इंटरेस्ट बढ़ गया। पहले तो सिर्फ डॉक्टर लगाना था, वो एक क्रेज था, लेकिन जैसे मैंने होम्योपैथी का स्टडी किया और साइमल्टेनियसली मेरी मदर का होम्योपैथी से ही क्रोनिक अस्थमा क्योर हुआ, तो मुझे इतना बिलीव होने लगा होम्योपैथी में, तो मैं और सीरियस हो गई उसमें। और फिर बड़ौदा में हमारा एक इंस्टीट्यूट है, उसको ICR बोलते हैं, इंटीग्रेटेड क्लिनिकल रिसर्च, जहाँ पे मेरे 4 सर थे। तो वहाँ पे मैंने 1.5 ईयर का फुल कोर्स किया था। गुड। और वो शायद शादी के बाद बहुत कम लोग कर पाते हैं क्योंकि वो टफ रहता है, बट मैं कर पाई बिकॉज मेरे फैमिली का सपोर्ट भी था। इंटीग्रेटेड क्लिनिकल रिसर्च जो मैं अभी काउंसलर बनी हूँ उसका बेस वो है। तब मुझे इंटरेस्ट और लगा कि काउंसलिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट उस टाइम पे। तो यू आर फेमस इन दैट साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, यस। सो वो क्या, वो वहां से मुझे पता चला कि हर एक डिसीज जो हम लोग फील करते जा, तो उनका बेस रहता है कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है माइंड में, स्ट्रेस। सो साइको एंड सोमैटिक, साइक मींस माइंड एंड सोमा इज बॉडी। तो माइंड एंड बॉडी का रिलेशन होता है हमेशा। तो वो जब हार्मनी बैलेंस बिगड़ जाता है तो डिसीज के थ्रू में बॉडी हमको बताता है कि समथिंग इज नॉट गुड। सिम्पटम्स में क्या बीपी वगैरह आता है? नहीं, उसमें सारे डिसीज, अभी जो भी बोलो आप, माइग्रेन बोलो या बीपी बोलो या कार्डियक बोलो, उसका बेस कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता ही है, कहीं ना कहीं। जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, एक नहीं होता है, बट मेन आपका स्ट्रेस लेवल होता ही है। जहाँ पे आप, जब सिंपल एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको स्टेयरकेस में 5th फ्लोर पे जाना है, आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं है टाइम पे पहुंचने का, तो आप आराम से सीढ़ियाँ चढ़ोगे, आपको थकान नहीं लगेगी। तो मोमेंट मैंने बोला आपको ये सीढ़ियाँ सिर्फ
10 सेकंड में चढ़नी है तो आपको स्ट्रेस लगेगा। करेक्ट। तो जब फोर्स से, जब स्ट्रेस से हम कुछ परफॉर्म करते हैं तो बॉडी हैज टू पे कॉस्ट फॉर इट एंड दैट इज इन फॉर्म ऑफ डिसीज व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो जब हम केस टेकिंग करते हैं तो हमें वो पूरा डीप रूट कोज को एड्रेस करना पड़ता है कि आपका कहाँ पे एग्जैक्टली इम्बैलेंस हुआ है Correct. जो आप सफर हो रहे हो। और उसमें मुझे भगवान की कृपा से बहुत सक्सेस मिला है। ये बात जो आपने कही सही है। मेरे एक डॉक्टर मित्र ने भी बताया था ये बात कि सर आपका एक, मैं देखता हूँ आप क्या करते हो, किसको टाइम देते हो तो एक एग्जैक्ट टाइम बता दो, मैं 3:30 बजे आ जाऊँगा, ऐसा मत बताओ उनको, मतलब 3:30 to 4 के बीच में आ जाए। करेक्ट, यस। तो ये कुछ ऐसा है बिकॉज बॉडी स्ट्रेस में आ जाता है, बॉडी स्ट्रेस में आता है तो हाँ। डिफेंस मैकेनिज्म टूटने लगती है। तो हम लोग अगर ओवर पीरियड ऑफ टाइम ट्रेनिंग से डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करते तो इम्यूनिटी इफेक्ट नहीं होती। तो इस पे यानी आपके होम्योपैथी के मेडिसिन रहते हैं या दोनों रहती है। हम जो केस स्टडी करते हैं, जैसे मैंने आपका केस स्टडी किया है, तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी के सिमिलर हमारे मटेरिया मेडिका में वो ड्रग पिक्चर आता है। Good. हम उसको सिमिलर ट्राई करते हैं कि वो कितना नजदीक है। 90% ट्राई करते हैं कि वो दोनों सेम मेडिसिन है। उसके बेस पे एक मेडिसिन डिसाइड करते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बोलते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपके बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो वो वन सिंगल डोज रहता है, सिंगल मेडिसिन रहती है, वो इफेक्ट करती है। अच्छा। तो उसको ट्रेडिशनल वे ऑफ होम्योपैथी बोलते हैं, जो मैं बिलीव करती हूँ। और मैं उस पे यानी आप मिक्स प्रैक्टिस नहीं करते? मिक्स प्रैक्टिस मैं नहीं करती, उसके बेस पे ही एक्यूट मेडिसिन होती है, बट हमने जो ट्रेनिंग लिया है वहाँ पे उसी तरह से सिखाया गया है। क्या बात? हाँ, यानी ट्रू प्योर प्योर क्लासिकल वे ऑफ होम्योपैथी। और मेडिसिन भी रहती है और काउंसलिंग पार्ट भी रहता है। मेरा फोकस ज्यादा काउंसलिंग पे रहता है। कई कई लोगों को सिर्फ मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, अगर उसको काउंसलिंग किया जाए। मैंने काफी ऐसे केसेस सोल्व किए हैं जहाँ पे मेडिसिन हार्डली 2-3 महीना है, बाकी सिर्फ काउंसलिंग किया तो पर्सन बेटर फील करने लगता है। गुड। क्या तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं। हाँ, मेरे आई थिंक अब तक 10,000 से ज्यादा पेशेंट हो चुके हैं। वंडरफुल, क्या बात है। तो क्या बात है, वंडरफुल जॉब, हाँ। वंडरफुल जॉब। तो ये चल रहा है। आप मगर राजकोट में ही प्रैक्टिस करने लगे, अहमदाबाद में हो गए? मेरा शादी जब राजकोट में मैंने ट्रेनिंग लिया, वहां से मुझे पता चला कि ICR करके भी कुछ आगे कोर्स है। फिर बड़ोड़ा में मैंने 1.5 ईयर के बाद वो कोर्स कंप्लीट किया। उसके बेस पे मुझे कॉलेज में लेक्चर की जॉब मिली। कहाँ पे? बड़ोड़ा में ही। आई वाज लेक्चरिंग इन कॉलेज और मुझे वहाँ पे इतना अच्छा रिस्पांस मिला, तब मुझे पता चला कि आई एम अ गुड टीचर आल्सो। वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट के जैसी लगती होगी। बहुत छोटी थी, इनफैक्ट गर्ल्स कॉलेज थी और 100 स्टूडेंट्स थे और हमको वहाँ पे 1 घंटा गर्ल्स कॉलेज थी। बट इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हमारा एक बहुत ही थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट मुझे दिया गया था पढ़ाने के लिए, जबकि मैं खुद बोर होती थी जब सब पढ़ती थी तो। लेकिन मैंने सोचा जब मुझे इतना बोरिंग लग रहा था तो इन लोगों को कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जाए। और मैंने उनको इंटरेस्टिंग वे में क्विज में, अंताक्षरी में ऐसे पजल्स करके पूरे क्लास को इस तरह से एंटरटेन किया कि वो उस टाइम पे वो उस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स लाए और कोई फेल नहीं हुआ। तो उसके बेस पे मुझे वाइस प्रिंसिपल की जॉब भी ऑफर हुई थी यहाँ पे बड़ोड़ा में और बहुत अच्छा सक्सेस मिला। स्टूडेंट्स मुझे बहुत प्यार करने लगे। ये कब 2000? ये 2001 के आसपास। गुड। तो फिर वहाँ पे लेकिन वही हुआ और सर पोस्ट मैरिटल ये था? हाँ, मैरिज के बाद ही। तो आपके इश्यूज वगैरह? मेरे इंग्लोज में नहीं, वो तब स्मिथ नहीं आया था। अच्छा। हाँ, 3 साल के बाद स्मिथ आया था। अच्छा। तो उस टाइम पे मैंने ये सब एक्टिविटीज क्या बात है, वंडरफुल। और बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो सब कुछ सेट था, मेरा लाइफ वहाँ पे सेट था। बट एज वुमन हैज टू प्ले मेनी रोल्स। तो शादी हुई के बाद हमें पता नहीं था कि हमें बड़ोड़ा भी छोड़ना पड़ेगा। मनीष की जॉब लगी थी अहमदाबाद और वो ना डेली अप डाउन करते थे। तो डेली अप डाउन में रिस्क करता था। मेरे फादर इन लॉ हमेशा टेंशन लेते थे कि रात को कब आएंगे नहीं आएंगे। तो उसने हमको एडवाइस किया कि बेटर है कि आप अहमदाबाद ही शिफ्ट हो जाओ। बट मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने पूरा सेटअप किया था, 5 साल की मेहनत थी मेरी और मुझे वो सब एक दिन में छोड़ के पूरा अहमदाबाद जाना पड़ा था, जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम फैमिली की या जो भी बोले करियर का वो नहीं था। तो वो स्ट्रेस लगा था मुझे। फिर वहाँ पे अहमदाबाद 11 महीने में रहे। उसके बाद डिसाइड किया कि अहमदाबाद तो नहीं हमको जम रहा है क्योंकि कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था, तो बच्चे को रख के मैं क्या करूँगी। फिर लकीली पूना में मेरे पेरेंट्स शिफ्ट हुए थे 1-2 साल पहले ही। और जब हम यहाँ पे उनकी हाउस वार्मिंग सेरेमनी में आए थे तो मनीष को इंटरव्यू कॉल लगा और मनीष की जॉब भी इधर लगी, यहाँ पे लगी। तो पिछले
19 साल से हम पुणे में ही पुणे है, में। पुणे में ही है, और मेरा मगरपट्टा में ही है। वंडरफुल। पहले हेलिकोनिया, फिर कॉस्मोस, फिर रॉयल स्टोनिया। लेकिन भविष्या जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, यानी जहां पर भी जाएंगे वहां पे अपना ही राज जो है वो चलेंगे, ऐसी एक उनकी पावर है। यानी बड़ौदा में आपने इतना काम किया, अभी मगरपट्टा के आप, ऐसा तो लगता है हम पुणे, आपके बिल्कुल बचपन से पुणे में आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए, ऐसे लगता है, क्योंकि मगरपट्टा में तो यू आर वन ऑफ द फेमस वुमन, फेमस। मैं उनके लिए जिंदगी भर मगरपट्टा से आभारी क्या हूँ। बात? जिंदगी भर मिस्टर मिसेस मगर को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। क्या? दे आर लाइक माय सेकंड पेरेंट्स। मैं वही स्टोरी बता रही हूँ, जब अहमदाबाद से मैं यहाँ पे आई पूना में, तो पूना में भी मुझे तब कोई पहचानता नहीं था, और मैंने सिर्फ कैरियर पे फोकस किया था। मुझे कुछ पता नहीं था दूसरा भी लाइफ में क्या क्या होता है। कॉलेज लाइफ चिड़िया का बस वहाँ पे वो रह गया था। जब मैं यहाँ पे आई तो थोड़ी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, Correct. उन्हें घर लेना था, ये सब करना था, तो आई सपोर्टेड माय हस्बैंड, और मैंने यहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 1.5 साल कॉर्पोरेट जॉब किया, ऐसा? इन मेडिक्लेम डिपार्टमेंट। Good. और बहुत अच्छा सैलरी पे वो था, तो सब सेफ था, लेकिन मैं अपना प्रैक्टिस मिस कर रही थी। अच्छा। सो वो स्ट्रेस लग रहा था मेरी लाइफ में, कुछ इनकम्प्लीट है, मतलब दो आई वाज अर्निंग वेल, एवरीथिंग वाज फाइन, बट बोलते हैं ना, एक सेटिस्फेक्शन नहीं था। लेकिन तो मैंने साइमल्टेनियसली फिर पॉली क्लिनिक ज्वाइन किया, तो धीरे धीरे यहाँ पे अपने पेशेंट्स बढ़ाते गए। इतना टाइम नहीं रहा था क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी, सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे। Correct. और उसमें क्या हुआ अनफॉर्चुनेटली कि एक बारिश के टाइम पे स्कूटर में एक्सीडेंट हो गया, तो मैं गिर गई, और मैं गिर गई तो मेरी 3 डिस्क प्रोलैप्स हो गई। और ड्यू टू सम नेग्लिजेंस उस टाइम पे मिस डायग्नोसिस या जो भी बोलो, फिर मैंने अपना वर्क कंटिन्यू किया फर्दर 1.5 मंथ तक, और मेरा इतना खराब हो गया लाइफ, और मुझे डॉक्टर ने 1.5 ईयर तक आई वाज बेडरिडन। ओहो, 1.5 ईयर, यस, आई वाज कंप्लीटली ऑन बेड। मेरा सब कुछ छूट गया, और लाइफ में तब मैंने रियलाइज किया कि लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, और मैंने कुछ जिया ही नहीं लाइफ में अभी भी। मुझे बहुत कुछ करना था, लेकिन सब तरह से हेल्पलेस फील करो। मैं 2-3 बार एडमिट हो चुकी, और बहुत खराब हालत थी मेरी। मतलब आप सोच सकते हो कि इतनी कम एज में आप बेड रिडन हो 1.5 ईयर तक, आप एक दिन पे सोते हो तो आपको रेस्टलेस फील करते हैं। मैं 1.5 ईयर थी, लेकिन वापस बोलते हैं कि लाइफ में वो भी ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ समझने के लिए। मैंने अपने आप को आर्ट ऑफ लिविंग, तभी एक नॉर्मली पैम्पलेट आया घर पे, तब मैं कुछ नहीं जानती थी क्या है क्या नहीं। आर्ट ऑफ लिविंग का पैम्पलेट आया कि यहाँ पे योगा साधना से आप अपने आप को बेटर फील करोगे, तो मैंने सोचा चलो 3 दिन कॉस्मोस क्लब हाउस में ही है, ज्वाइन कर लेती हूँ। और पता नहीं क्या मैजिक हुआ मेरे साथ, मैं चल नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी। मैंने वो 6 दिन का कोर्स किया था, आई वाज सो मच बेटर। मैं सब कुछ इंडिपेंडेंटली करने लगी थी। शायद वो एक माइंडसेट भी होता है। करेक्ट। तो वो माइंड का जो ब्लॉक था वो निकल गया, फिजिकली मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ये कर सकती हूँ। और उसी टाइम पे मगरपट्टा में कल्चरल इवेंट स्टार्ट हुए थे, 2006-07 की बात कर रही हूँ, और वहाँ पे मिसेस मगरपट्टा करके कॉन्टेस्ट हुआ था। तो मैंने कहा अभी तो मैं चल भी सकती हूँ, और मुझे शौक भी था कॉलेज की लाइफ में, हो सकता है भगवान ने कुछ और लिखा हो मेरे लाइफ में, क्योंकि मैं अपसेट थी, क्योंकि मेरा सब छूट गया था। तो मैंने ऐसे ही उसमें पार्टिसिपेट किया, और मैं बहुत एंजॉय कर रही थी। तो फिर मुझे आई जस्ट बिकम अ विनर ऑफ मिसेस मगरपट्टा। उसके बाद वो फील्ड में फिर मेरी लाइफ आगे बढ़ी, फिर मिसेस पूना, मिसेस महाराष्ट्र। फिर मुझे लगा ये लाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल है, और फिर मैंने क्या किया कि क्लिनिक को इम्पोर्टेंस दे रही थी, बट उतना नहीं दे रही थी जितना पहले दे रही थी। मेरा कैरियर ओरिएंटेड बहुत थी मैं, फिर उसको थोड़ा सा पार्ट टाइम करके मैंने ये सारी एक्टिविटीज में परफॉर्म करना चालू किया। नहीं, लेकिन इसके लिए कुछ ऐसा स्पेशल ये करना पड़ता है जब आप? हाँ, जब मैं मिसेस महाराष्ट्र, अभी के पेजेंट में और पहले के पेज में थोड़ा डिफरेंस है। अभी तो फिलहाल बहुत अवेयरनेस है, पहले इतना नहीं था। तो मैं जब मिसेस महाराष्ट्र बनी थी तो वहाँ पे 1100 कंटेस्टेंट थे। 1100? यस, थाने में था वो, और मेरा बहुत बड़े लेवल पे था। उसमें से सेमीफाइनल, फाइनल और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट होता था। आपका स्किन एनालिसिस होता है, आई एनालिसिस होता है, IQ एनालिसिस होता है। इट्स लाइक ए प्रॉपर इवेंट, और वो इवेंट में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ग्रूम हुई मैं। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं मगरपट्टा में जो मुझे मिला है बेनिफिट आज मिसेस मगरपट्टा से, क्यों ना ऐसी मेरे जैसे बहुत लड़कियां होंगी तो उनको मैं प्लेटफॉर्म दूँ। तब मैंने कल्चर कमेटी ज्वाइन किया। मैंने सबको बोला था सर मैं इस फील्ड को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, ये भी फील्ड अच्छा ही है। और मैंने आज 15 साल हो गया, और मैं प्राउडली कह रही हूँ मैं
कि मैंने साल में कम से कम 100 फीमेल को एनकरेज किया होगा। ओहो, क्या बात मैं है। सक्सेस रही हूँ उसमें। और नॉट ओनली फैशन वीक, अगर कोई कुकिंग में अच्छा है तो उनको पुल करके मगरपट्टा के प्लेटफॉर्म तक लाने का मैंने काम किया है। उसके बाद उसकी जो भी कैपेसिटी है या जो उसको अपॉर्चुनिटी मिले आगे, बट डांस बोलो, कुकिंग बोलो, स्पोर्ट्स बोलो, उन सब में हम लोगों ने बहुत किया है, क्योंकि मुझे मिला है तो जो मुझे मिला है क्यों ना हम दूसरों को बांटे। तो वो मेरा हमेशा मोटिव रहा है और उसी से मैंने कल्चर कमेटी ज्वाइन किया। करते करते सर इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बढ़ गया, सिस्टमेटिक हमने किया, पूरा जान डाल दिया हमने पूरा। मैं देखता हूँ ना मगरपट्टा में, जब भी कोई अभी गणपति का फेस्टिवल ले लो या कोई भी ले लो, तो उस टाइम कितना स्ट्रेस रहता है आप लोगों को। वो इवेंट एक तो प्लानिंग उसका 1 महीना 1.5-2 महीने पहले चालू हो जाता है। 2 महीना नहीं, 3 महीने। 3 महीने पहले। और वो शादी से भी ज्यादा वो इफेक्ट होती है क्योंकि वो पूरा मगरपट्टा को हैंडल करना होता है। आप ऑडिशन से लेके हर बार, और हम लोगों ने वो भी रिकॉर्ड ब्रेक किया है, हम हर बार नई नई थीम देते हैं, वो चाहे फैशन शो की हो या डांस की हो या कोई भी हो। तो उतने दिन 8-9 हज़ार की ऑडियंस में आपको वो 2.5 घंटे में सारे प्रोग्राम्स करना बहुत मैनेजमेंट लगता है, बहुत हार्डवर्क लगता है और टीम एफर्ट लगता है। और लकीली आई गॉट अ बेस्ट टीम, मतलब इतनी अच्छी टीम मिली है हमको कि आज बीइंग ए नॉन महाराष्ट्रन भी, लेकिन हमें महाराष्ट्र टर्बन का मुझे वो किताब भी मिला है कि आपने 10 साल जब कंप्लीट किया था गणपति उत्सव में, तब हमें वो पुरस्कार भी मिला था। वो भी मैं तो बोलता हूँ इंट्रो में बहुत सारे पुरस्कारों का मैंने जिक्र किया नहीं, क्योंकि वो ये कैसा था इनका, जब मैं पढ़ रहा था प्रोफाइल, तो इट वाज जस्ट लाइक दैट वो मेनू कार्ड, वो बजरंगी भाईजान में वो जो जाता है ना, भूख लगी गाने के पहले, तो जो फास्ट में बोलता है पूरे, ये है ये है ये है ये है, वैसा उतना फास्ट में तो मैं नहीं बोल सकता था और उतना लर्न बाय हार्ट भी नहीं हुआ था। तो बिल्कुल ये तो मैं भूल गया था, मैंने पढ़ा था ये। वो गॉड ब्लेसिंग है। और प्लस मैं फॉर्चुनेट हूँ कि वो मेरे जैसे बहुत सारे लोग टैलेंटेड होंगे, बट बिकॉज ऑफ मगरपट्टा, बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली, एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे हम शाइन आउट हुए और लोगों की नजर में भी आए हैं। तो ऐसे ही जैसे डांस में मैंने पार्ट लिया और मेरा फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस था लावणी का। ओह यस, और वो लावणी अब सबको इतना पसंद आया था, मैंने 2-3 बार परफॉर्म किया था वो। तो मैं पूरा फर्स्ट टाइम जब मैं आई, मुझे मराठी नहीं आता था उस टाइम पे, तो आता वाजली के 12 पे किया था। अब बिलीव नहीं करोगे, ऐसे लिख के रट के आता का मतलब क्या, वाजले का मतलब क्या 2 लोगों से कंसर्न किया कि इसका मीनिंग क्या है जो मैं परफॉर्म कर रही हूँ वो, और फिर मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके वो पूरा उसको लर्न बाय हार्ट किया था, तब जाके वो फीलिंग आ रही थी ज्यादा। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद डांस में मुझे कॉन्फिडेंस आया। नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, अभी गरबा अगर आप सिखाएंगे हमको तो आई डोंट नो हमको इतना आएगा कि नहीं आएगा। आपने जो अभी लावणी का बोला, हाँ वो हमने ऐसे ही, तब तो कोई कोरियोग्राफर का कंसेप्ट भी नहीं था, हमने खुद वो यूट्यूब से देख के वो कर लिया था, ऐसे करना है, इसका ये वर्ड है, उसका गेटअप करना है। तो इट वाज वेरी नाइस फीलिंग। और पूरे अभी महाराष्ट्र नहीं बन चुके हम लोग, खाते ही वही है डांस भी वही करते हैं। नहीं ये है, लेकिन मेरा जो एक सवाल था वो, ये जो ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो आप, जैसे महाराष्ट्र मिसेस महाराष्ट्र है, तो उसके लिए जो नॉर्म्स आपने कहे, तो उसकी तैयारी कहाँ से किया? ये जैसे मैं मिसेस पूना बनी तो हमें वो आया था कि आप मिसेस महाराष्ट्र के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं वो है, लेकिन उसके लिए आपने जो इतने ऐसा करना पड़ेगा वहाँ पे, तो उसके लिए ग्रूमिंग सेशन रहते हैं। हाँ, तो वो ग्रूम करते हैं। तो वैसे ही एक्टिविटी आप यहाँ पे करिए। यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, सेम मैंने जो वहाँ पे सीखा है ना, वो सब यहाँ पे मैं करा रही हूँ। क्या बात? वो ग्रूमिंग करा रही थी, लोगों को तैयार करा रही थी। यानी बहुत सारे जो फीमेल्स है या गर्ल्स है, उनको मालूम ही नहीं रहता है कि एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है। तो भविष्य जी, डॉक्टर भविष्य जी इज डूइंग द सेम थिंग देयर, शी इज गिविंग दैट ऑल नॉलेज एंड कोचिंग, आई विल वो वॉलंटरी। यस वॉलंटरी। क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार के ग्रूमिंग होते हैं। ग्रूमिंग में आपका सिर्फ ये नहीं होता है कि आप कैसे चलते हो, क्या पोज देते हो, आपका साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग भी होता है। आपको कैसे क्या बोलना है, क्या इंट्रोडक्शन करना है और किस तरह से चैलेंज को फेस करना है। आपके माइंड में अगर नेगेटिविटी रहेगी, इनसिक्योरिटी रहेगी, स्टेज पे जेलसी रहेगी,
तो वो ऑटोमेटिकली स्टेज पे दिखता है। तो मैं सबको वही बोल रही हूँ, कंपटीशन अपने आप से करो, ऑटोमेटिकली आप विनर हो जाओगे। नाइस सजेशन। तो मैंने हमेशा कभी किसी से कंपटीशन नहीं किया है थ्रू आउट लाइफ में भी, इवन स्टडी में भी। मैं मेरा अगला कदम मेरा पिछले कदम से बेहतरीन हो, बस अपने आप से कंपटीशन करो, ऑटोमेटिकली आप विनर हो जाओगे। तो ऐसे फिर मैंने गरबा चालू किया था यहाँ पे। जैसे मैंने लावनी सीखा तो मैंने कहा कल्चर का एक्सचेंज भी होना चाहिए, और यहाँ पे मगरपट्टा में वो प्लेटफॉर्म दिया। सर को मैंने रिक्वेस्ट किया था, सर आप हम गुजरात के कल्चर को मिस कर रहे हैं, और बीइंग ए गुजराती, गरबा इज इन अवर ब्लड, सो सर एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो सर ने चालू किया था, लेकिन यहाँ पे किसी को आता नहीं था। सो मैंने आके यहाँ पे सब लोगों को वॉलंटरी फ्री में अभी भी सिखाती हूँ, और तब से सिखाती आई हूँ। सब लोगों को मैं गरबा के पहले 15 दिन 2-2 घंटे सब सिखाती हूँ गरबे के सब स्टाइल। तो अभी हम लोगों से भी बैटर करने लगे हैं जो नॉन गुजराती है। वो प्राइज जीत चुके हैं। पूरा ग्राउंड भरा हुआ रहता है, 2-3 हजार का मिनिमम आता है, और सब लोग गुजराती। टोटल मगरपट्टा में साल भर में आपके 7-8 इवेंट होते हैं। 7-8 इवेंट हो जाते हैं, हर होली है, हर एक फेस्टिवल को मैं। मगरपट्टा सिटी इसलिए मुझे ज्यादा पसंद क्यों आता है कि टोटल कल्चरल जो है वो पूरा एटमॉस्फेयर वो आप जैसे लोगों की वजह से है, और बिकॉज हमें वो फ्रीडम मिली है, और हमें वो होली से लेके दिवाली तक पूरा क्या बात। बट जस्ट बिकॉज और नॉट ओनली दैट, इवन क्रिसमस आल्सो। यस क्रिसमस, बंगाली का दुर्गा माता, सब फेस्टिवल, लोहरी है, काइट फ्लाइंग है। मतलब काइट फ्लाइंग का कल्चर देखो, किसी को पता ही नहीं था कि काइट फ्लाइंग डे में काइट फ्लाई होती है वहाँ पे। लेकिन अभी मगरपट्टा में रह रहे तो अभी सारे फेस्टिवल को हम एंजॉय करते हैं, और प्लस हमारी जो जनरेशन है उनको वो कल्चरल शॉक नहीं लगना चाहिए। तो वो काफी हद तक मगरपट्टा में वी आर ब्लेस्ड कि हम सारे फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। ये इंद्रपुरी है, और आप जैसे लोगों की वजह से है, और सम्मानीय सतीश मगर, बस उनका बहुत सपोर्ट है। उनका हर पहलू पे, हर फील्ड में उतना ही ध्यान है। एग्जैक्टली एंड हिज चॉइस इज वंडरफुल। परफेक्ट पर्सन को वो चूज करके वहां पे रखते हैं। जिसको वॉलंटरी सर्विस करना है, जिनको है कि नहीं सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना है विदाउट एनी स्वार्थ। करेक्ट। स्वार्थ के बिना, मुझे बिजनेस नहीं बढ़ाना है, इस कॉन्टेक्ट को लेके मुझे कुछ अपना नहीं करना है, मुझे सिर्फ लोगों को एनकरेज करना है। तो जो इनका कंसेप्ट है काउंसिल फॉर्म करने का कि आप वॉलंटरी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। दिनेश गुप्ता है मेरे साथ, मेरे फ्रेंड्स है, वैशाली थी, अभी पूरी टीम है, अर्चना जी वगैरह सब है, बहुत अच्छे हैं सब। तो वो टीम इतनी अच्छी होगी क्योंकि सबका मोटिव एक ही है कि बेस्ट हमें देना है, क्योंकि मगरपट्टा ने हमें बेस्ट दिया है। बहुत अच्छी टीम है। आपका गरबा क्वीन का कहाँ से मिला था? गरबा एक्चुअली वो हमारे जीन्स में है। अच्छा। मेरे पापा उस टाइम पे भी बहुत अच्छा गरबा खेलते थे, और इंदिरा गांधी जी के हाथ से उनको पुरस्कार मिला था उस टाइम पे। और माय मदर इज आल्सो गरबा क्वीन गुजरात में। तो दोनों अपने अपने फील्ड में गरबा में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छे हैं, दैट में बोल सकती हूँ मैं, बहुत अच्छा करते हैं गरबा। तो गरबा तो हमारे हर एक शादी में या बचपन से हम करते आए हुए। पहले सोसाइटी में हम लोगों का गरबा रहता था, तो गरबा हमारे ब्लड में है। यहाँ पे आके कंपटीशन में पार्ट लेना चालू किया। इवन गुजरात में भी मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया, हम लोग विनर होते थे। मैं और मेरा भाई भी बहुत अच्छा गरबा खेलते थे। वो भी मेरा भाई बहुत शाई था, बट मुझे गरबा खेलना था, और सोसाइटी में रात को अलाउड नहीं था 2-3 बजे आने का। तो मैंने मेरे भाई को गरबा सिखाया और मेरा भाई का पूरा टीम तैयार किया, और फिर हम लोग गरबा के लिए जाते थे। आई गॉट इजीली परमिशन। नंबर है क्या? मैं बहुत नॉटी रह चुकी हूँ कॉलेज में भी। कॉलेज में एक्चुअली जैसे हॉस्टल रहता था, तो हमारे हॉस्टल में खाना अलाउड नहीं था, हम लोग मेस का ही खाते थे, और गवर्नमेंट हॉस्टल थी। बहुत ही तब जाके फूड का वैल्यू समझ में आया था, और मैं पहले से बहुत सिंपल हूँ खाने में। बट जब हम कुछ फिर भी पकाते थे तो रेक्टर को पता चल जाता था। तो एक बार हम रेक्टर की मिमिक्री कर रहे थे, और पीछे रेक्टर आ गए थे, तो उसको इतना गुस्सा आ गया था उसने हमारा जो कुकर या मैगी जो बनाते थे, 2 ही चीज बनाते थे, वो प्राइमस आता था फूक करने वाला, उससे हम करते थे। हाँ, तो वो पूरा 3rd फ्लोर से नीचे डाल दिया कुकर वगैरह सब। हम लोगों को डर तो लगा, और मैडम बहुत गुस्से में आ गई थी। बट जैसे वो नीचे उतरी 5 मिनट में वापस कुकर लगाया, वापस वो स्टार्ट तो ऐसे बहुत हमने मस्ती की है। कॉलेज लाइफ इज अ गोल्डन लाइफ, और मैं सबको वही बोल रही हूँ कि कॉलेज लाइफ नहीं जिया तो कुछ नहीं जिया है। कॉलेज लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस हुए हैं, जिससे आपको लाइफ टाइम मेमोरी है। अभी भी मैं याद करती हूँ तो ऐसे इंसिडेंट्स है कि बहुत अच्छा लगता है सुनने को। You are enjoying your life in almost every field. ये बीच में का जो 1.5 साल आपने बताया
ये किया वो रियली मेरी ये था। लाइफ का सबसे स्ट्रेसफुल, मतलब इससे वर्स हो ही नहीं सकता। लेकिन उससे भी आप उभर आइए और उसके बाद में इतना पूरा ये आप जो बता रहे थे कि आपका एक्सीडेंट के इसके बाद जो जिसका Bed प्रॉब्लम rest हुआ था, ना, हाँ। बेड रेस्ट था, तो उसके बाद में प्रैक्टिस आप कहाँ से हाँ। चालू कर लिए? तो जब मैं बेड रेस्ट में थी तब तो मेरा सब कुछ छूट गया था, इवन कॉर्पोरेट जॉब और पॉलीक्लिनिक मैंने एक ज्वाइन किया था कल्याण नगर में। लेकिन जब मैं रिकवर हुई तो यहाँ पे नोबल पॉलीक्लिनिक डीसी में हाँ। खुली रही थी, तो वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिया डॉक्टर ने कि आप आ सकते हो, और वहाँ से मैंने अपना वापस प्रैक्टिस चालू किया और टचवुड बहुत अच्छा ये रिस्पॉन्स मिला नोबल था। पॉलीक्लिनिक यानी हमारा नोबल डीसी हॉस्पिटल वाला का ही नोबल है। हॉस्पिटल का ही है। तो वहाँ पे मैंने माने खुद सर सर है गया, ना? माने सर ने, हाँ डॉक्टर माने ने, तो उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि आप आइए और हमारे साथ वर्क कीजिए, और बहुत सक्सेसफुल हुआ। नोबल पॉलीक्लिनिक का में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मैंने पेशेंट उसका का, पूरे मगरपट्टा हाँ। सिटीजन्स को इतना बहुत फायदा है, बेनिफिट हुआ। 11th आवर को बाहर नहीं जाने की नहीं जरूरत पड़ती है। तो आप वहाँ पे काम कर रहे हाँ थे? जी, हाँ जी, मेरा वहाँ पे एक क्लिनिक था, और उसी टाइम पे फिर डॉक्टर माने ने बोला कि आप नोबल हॉस्पिटल में भी, मैं सुबह में जाती थी लेकिन OPD वो consultant। प्रैक्टिस फिर प्रैक्टिस ही करती थी मैं हाँ। वहाँ पे, होम्योपैथी प्रैक्टिस करती थी। और फिर मुझे माना समझा था कि अगर आप यहाँ पे मैनेजमेंट में भी अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट में मैं थी कल्चर इवेंट में, तो मुझे पहले से मैनेजमेंट अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। तो फिर वो मैंने एक्सेप्ट किया था ऑफर, और फिर मैं मैनेजमेंट भी कर रही थी, मतलब सुबह 9 बजे जा रही थी, 2 बजे तक नोबल हॉस्पिटल और शाम को पॉलीक्लिनिक। तो पूरा हाँ लाइफ एकदम सेट था वहाँ पे, और मैं वहाँ पे मार्केटिंग का भी मैंने ज्वाइन किया था ताकि मैक्सिमम मगरपट्टा वालों को नोबल का बेनिफिट मिले। और वहाँ पे भी मैंने नर्सिंग का ग्रूमिंग वगैरह कर रही थी कि कैसे स्टाफ को ग्रूम किया जाए, कैसे अपनी हॉस्पिटल बेटर हो सकती है, और कैसे मैक्सिमम मगरपट्टा के लोग नोबल हॉस्पिटल का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी तो मगरपट्टा सिटी का आपने भी फायदा लिया और मगरपट्टा सिटी को भी अपना फायदा था। आपकी वजह से यस फायदा। यस क्या यस, बात फिर है, मैंने मतलब। वहाँ पे काफी साल तक किया। लेकिन जब मेरा लड़का 8th में आया तो वही टिपिकल प्यूबर्टी हार्मोन्स और सब इम्बैलेंस, तो मुझे लगा कि अब मेरा घर पे रहना अच्छा, बहुत अच्छा। इंपॉर्टेंट है। और ये सब मैं बताना चाहती हूँ लोगों को भी कि फीमेल की लाइफ में ना बहुत सारे रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, बट आपको वो पता होना चाहिए कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में कौन से रोल की डिमांड है। अगर वो आपने फुलफिल किया ना, आपकी लाइफ सेट है। तो तब मैंने समझा कि अभी मदर का रोल इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और थोड़ा सा करियर में ब्रेक करके भी मैं अगर इसको हैंडल कर सकती हूँ तो बहुत अच्छा है। मैंने वो सब फाइंड अप किया और पूरा रेसिडेंस क्लिनिक चालू किया मैंने। मेरा लड़का 8th में था, फिर 8, 9, 10, 11, 12 तक मैंने रेसिडेंस क्लिनिक की किया, और उसके पास मैं पूरा टाइम दे पाई। तो फॉर्चुनेटली आज वो अपने मंजिल तक पहुंच पाया जो वो करना चाहता था। क्या? हाँ, तो उस हिसाब से मैंने रेसिडेंस क्लिनिक चालू किया, और अभी मैंने नया क्लिनिक भी लिया है, तो अगले साल उसका भी ओपनिंग हो जाएगा। उस हिसाब से मैंने 5 इयर्स का वो किया था कि रोल क्या है फीमेल की लाइफ में, वो रोल को आप इम्पोर्टेंस दो। वो वर्क स्पेस ऐसा था कोविड का, जिसको बोलते हैं कि नर्क क्या होता है ना, वो मैं फील करके आई। क्योंकि जब मुझे पता चला कि मेरे फादर इन लोगों को कोविड हो गया है, तो मेरे हस्बैंड गए उनको, मेरे हस्बैंड पहले वहीं पे थे 1 हफ्ते पहले, लेकिन दोनों को कोविड हो गया। फिर मेरी मदर इन लोगों को कोविड हो गया। मैं इमीडिएटली रात को यहाँ से निकल गई अकेली, 3-4 बजे वहाँ पे पहुंची, लेकिन सोसाइटी में ऐसी माहौल था कि आपको देख के डोर बंद हो जाते थे, क्योंकि वो डर था कि बाहर से आई। सो हाँ, नहीं फर्स्ट वेव में जब बहुत नहीं, फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड वेव में तो हमें पानी का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम, रहने का प्रॉब्लम, और मेरे पास सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और इधर मेरे पेरेंट्स के पास भी सब कुछ होते हुए सपोर्ट करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे। मैं अकेली थी और मेरी ननद थी। हम दोनों ने 22 दिन, मेरे हस्बैंड, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तीनों आईसीयू में, और वो भी हाईली क्रिटिकल कंडीशन में। एंड आई वाज नॉट हैविंग अ फूड, आई वाज नॉट हैविंग इवन वाटर टू ड्रिंक, आई वाज नॉट हैविंग इवन अ गुड छत टू स्टे। एक छोटा सा कमरा था जहाँ पे हम रहते थे, क्योंकि नीचे पूरा कोविड का माहौल फैला था। सोसाइटी से हेल्प नहीं मिल रही थी, ट्रैवल नहीं था, कुछ नहीं था। और जब बोल दिया था डॉक्टर ने कि मैं आपके हस्बैंड को भी नहीं बचा पाऊंगा, आपके ससुर को भी नहीं बचा पाऊंगा, आप सिर्फ प्रे करो। और आप बिलीव नहीं करोगे, तीनों को नहीं पता था कि तीनों एडमिटेड है। मैंने इस तरह से उसको हम लोगों ने डिवाइड कर लिया था कि सब लगे थे कि बाकी सब घर पे बराबर है, सिर्फ मैं बीमार। तीनों को सुबह से हैंडल करना, वहाँ पे जाना, कोविड वार्ड में, इतना डिफिकल्ट था मेरी लाइफ में। क्या मैं अभी भी सोचती हूँ तो ऐसा लगता है भगवान इतना स्ट्रेंथ दे दिया, एटलीस्ट मेरे हस्बैंड बच गए, मेरी मदर इन लॉ बच गए।
अनफॉर्चुनेटली हम अपने मेरे ससुर को नहीं बचा पाई मैं, बट वो बहुत क्रिटिकल बिकॉज ऑफ एज हम लोग नहीं बचा पाए थे उनको, बट वो स्ट्रेसफुल। ये दोनों बच गए, ये दोनों बच गए और आपको कुछ नहीं हुआ? हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं कोविड वार्ड में 2-3 बार जा चुकी थी उनको देखने के लिए, बट बोलते नहीं ये क्यों हुआ है मैं बताता हूँ आपको। आपको इतना जो ये हुआ, मैंने सुना है कि कोविड के टाइम में आपने बहुत बड़ी सोशल सर्विस की। आपने कितने काउंट, आई थिंक बहुत बड़ा काउंट है वो, हाँ। इतने लोगों को आपने वो किट जो होम्योपैथी का बहुत पॉपुलर हुआ था, 10,000 कितना? मोर देन 10,000 प्लस। एक्चुअली जब यहाँ पे हमें मगरपट्टा में फर्स्ट वेव चल रहा था तो हम देख रहे थे कि बाकी सब हमारे जो फ्रेंड्स है बोलते थे कि आप कचरा वाला नहीं आया या ये साफ करने नहीं आया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ वी आर इन मगरपट्टा हमारा एक दिन भी ऐसा नहीं गया था जहाँ पे वो लोग कचरा उठाने नहीं आए। करेक्ट। तब मैं सोच रही थी कि इनकी लाइफ को खतरा नहीं है क्या, उनके घर में उनको नहीं खतरा होगा, तो मैंने सोचा जब होम्योपैथी बाहर हम सब जगह दे रहे हैं इम्यूनिटी मेडिसिन, तो क्यों ना उनको दिया जाए। और वो मैंने स्टार्ट किया। हर एक सोसाइटी में जितने भी यहाँ पे वर्कर्स है, जो भी कचरा लेने वाले हैं, जो क्लीनिंग स्टाफ है, सबको और उनके फैमिली को मैंने खुद, मेरा पूरा फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे भाई, उनके लड़के सबको घर पे बना के 10,000 डोज सबको फ्री में दिया कि नहीं आप पहले सेफ रहो, आप हैं तो हम सेफ हैं। तो ये जब नहीं वो उसके पहले फर्स्ट वेव में, तो उसका आपको भगवान मिल गया कि मेरे हस्बैंड आशीर्वाद मिल गया भगवान। You do best thing for some others, और आपको खुद को मांगने की जरूरत नहीं। मेरी लाइफ भी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 3 बार बची हूँ। फर्स्ट मैं दरिया में डूब गई थी, तो वहाँ पे मुझे किसी ने देख लिया तो मैं बच गई, मुझे कहा भगवान ने कुछ पर्पस से मुझे बचाया है। दूसरी बार मेरे पैर के ऊपर कोबरा आ गया था और कोबरा ने पूरा पैर को बीट लिया था। वो भी स्प्लिटिंग, यहाँ मगरपट्टा में ही, मगरपट्टा में वो स्प्लिटिंग पॉइजन कोबरा था, और लकीली उसके मुंह में मेंढक था तो मैं बच गई। और तीसरी बार गार्डन में हुआ? हाँ, गार्डन में हुआ था। तो मतलब मेरे पेरेंट्स के ही गार्डन में हुआ था। अच्छा। लेकिन तब मैंने सोचा भगवान ने कुछ पर्पस के लिए मुझे बचाया है ना, वो पर्पस मुझे तो कैसे निकाला उसको? फिर वहाँ मैं एकदम पैर झटक दिया मेरा, और फिर वो पूरी टीम आ गई थी, पर जब पता चला तो 1 महीने तक देयर वाज अ शिवरिंग। तो और तीसरी बार मैं आई वाज अनकॉन्शियस बिकॉज मेरी ओवरएंस स्ट्रक्चर हो गई थी, वहां पे भी मैं लकीली बच गई। तो ऐसे 3 बार जब बची तो मुझे लगा कुछ तो भगवान ने सोचा होगा तभी लाइफ बचाई है। उस लाइफ का हमें वैल्यू करना चाहिए, और वो लाइफ हमें दूसरों की लाइफ में कैसे हैप्पीनेस करे, शायद उसके लिए बचाया है। सेम स्टोरी है हमारी, है ना? मैं मेरी पत्नी को सावित्री के तो डबल सावित्री कहता हूँ। 2 बार सावित्री सत्यवान की कथा आपको मालूम है? प्राण बचाने वाली। हाँ। तो 2 बार, एक बार तो मेरा बाईपास ही हुआ था, हार्ट अटैक सीवियर आया था, और दूसरी बार मेरा हार्ट फेल हुआ था। ये तो अभी 3-4 साल पहले की बात है। तो मैं यही, और एक बार सीवियर कार एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो वरुण जो रहता है अपना, वो सामने आया ड्राइवर, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आई वाज नॉट ड्राइविंग, ड्राइवर वाज देयर। तो 3 बार तो मुझे बचा लिया है मेरे गजानन महाराज ने। तो जैसा आप कहते हैं वैसे मैं कहता हूँ कि कुछ तो भी अच्छा मेरे हाथ से होना है, इसलिए भगवान को मालूम है, इसलिए हम बच गए। और वो अगर हम भूलते नहीं है तो हम हमेशा लाइफ में आगे अच्छा ही। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आपका ये जो अभी एक बीच में मैं पढ़ा था पिंकेथॉन, यानी एक उसके पहले भी आपका मैंने एक पढ़ा था कि वर्ल्ड डॉक्टर्स मैराथन मैराथन रेस था वो, जहाँ पे 200 डॉक्टर्स आए थे 25 कंट्रीज से। यस। तो वो कहाँ जब ये बिकॉज कोविड हुआ तो कोविड के बाद बहुत सारा मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुआ है, बहुत सारा। तो सारे डॉक्टर्स ने मिलकर दिया कि हम लोग ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे, और जितने भी हो सके उतना मैक्सिमम अवेयरनेस करेंगे। तो जितने भी काउंसलर्स थे, डॉक्टर्स थे, जो जैसे मेरे जैसे, तो वो सबको एक प्लेटफॉर्म किसी ने ऑर्गेनाइज किया था। तो एक प्लेटफॉर्म किया था जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज से बहुत सारे डॉक्टर ने ऑनलाइन मेंटल मैराथन में पार्ट लिया था। तो वो भी मेरे लिए, हाँ, और उसने आपको पार्टिसिपेट ही नहीं किया, आपने कुछ स्पीच वगैरह दे के या कुछ हमारी तरफ से मुझे जो लगा बेस्ट टिप्स देना था तो वो दिया था। ऐसे सब डॉक्टर्स अलग अलग टिप्स दिया था। क्या बात है। तो हम भी एक दूसरे से एनकरेज होते रहते, इंस्पायर होते रहते हैं। नहीं, ऑनलाइन ही हुआ था। ऑनलाइन। वंडरफुल, क्या बात है। और ये पिंकेथॉन का में एक्चुअली फ्रैंकली इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मिलिंद सोमन जी मेरे फेवरेट। अच्छा। तो जब मुझे पता चला कि मगरपट्टा में मिलिंद सोमन जी आ रहे हैं, तब मुझे नहीं पता था पिंकेथॉन वगैरह का क्या है, बट वो आ रहे हैं। और हमें 6 बजे किसी मेरी फ्रेंड का मैसेज आया कि 6 बजे पहुंचना अगर तुम्हें मिलिंद सोमन जी को देखना। तो मैं उनको देखने के लिए चली गई वहां पे।
जब पता चला कि ही इज सो मच इनटू पिंकाथॉन, वही तो मेन है, वहाँ पे ये सब स्टार्ट किया और ये फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वो इंटरेस्ट लेना चालू किया, उनके साथ पूरे मगरपट्टा में रन किया, फिर उनकी एसोसिएशन के ज्वाइन हुआ। फिर मैंने उनके जो टीम थे उनके साथ कंटिन्यूस कांटेक्ट थे। उसने बोला कि आप मगरपट्टा के कल्चर कमेटी में इतना एक्टिव हो तो आप अगर पिंकाथॉन के एम्बेसडर में बनते हो तो बहुत सारे कंटेस्टेंट पार्टिसिपेंट मिलेंगे। Correct. और बहुत लोगों को फायदा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो फिटनेस फिट है तो अवेयर कर रहे हैं। तो तब मेरी मम्मी, मेरी चाची, सबको मैंने पिंकाथॉन में, नेक्स्ट जब पिंकाथॉन का था, सबको लेके गई थी। और यूजुअली मेरी मम्मी इतना नहीं करती है, बट बिकॉज ऑफ द पिंकाथॉन इवेंट इतना ब्यूटीफुल था कि सब लोगों ने पार्ट किया, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था। क्या बात है। तो वो पहले से ही मुझे स्पोर्ट्स का पसंद था। उसका किलोमीटर कुछ कम रहता है 5 किलोमीटर। 5 अच्छा। और हाफ मैराथन तक भी जाता है। हाँ, आप कहाँ तक गई थी? नहीं, मैं 5 किलोमीटर था। 5 किलोमीटर बहुत अच्छा हुआ था वो, बहुत क्या अच्छा बात लगा। है। उसके बाद तो सब स्पोर्ट्स में भी पार्ट लेना चालू तो अभी किया था। पिंकाथॉन का काम नहीं चल रहा? अभी इतना नहीं कर पा रही हूँ मैं। अच्छा। हाँ, इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। हाँ, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये सब इसमें मेरे दिमाग में बार बार ऐसा आता है कि आपको कभी ऐसा लगा कि मैं फिल्म लाइन में जाना उचित होगा, या आप ऐसा कुछ इंटरेस्ट था? कई बार, क्योंकि हाँ, मैं जब मिसेस पूना बनी उसके बाद मुझे डायरेक्ट मराठी फिल्म का, उस टाइम पे बात करें 2009 की, तब इतना कंपटीशन नहीं था शायद, और इतने कंटेस्ट भी नहीं, इतने पेजेंट नहीं थे। तो जो पेजेंट के विनर थे उनको डायरेक्ट प्लेटफॉर्म मिलता था। तो मैं मिसेस पूना के बाद मुझे मराठी फिल्म में डायरेक्ट ऑफर आया था। उस टाइम पे ये हो सकता है कि हाँ, मेरे हस्बैंड को थोड़ा ये था कि तुम अगर उस लाइन में ज्यादा आ गई तो तेरा मेन प्रोफेशन है, उसको कहीं ना कहीं इंजस्टिस होगा। और वो बिल्कुल सही थे। मुझे भी कई बार ऐसा लगा कि मैं क्यों नहीं गई, बट अब मैं जाके समझ रही हूँ, एनालिसिस कर रही हूँ, तो वो मेरा पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। तो पैशन को अगर पैशन रखा तो वो हैप्पीनेस फील करता है। Correct. अगर उसको मैंने प्रोफेशन में किया तो उसमें सिंसियरिटी, डेडिकेशन, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, सब आ जाती है, और एक साथ आप 2 प्रोफेशन को हैंडल नहीं कर सकते। तो मैं डॉक्टरी तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ लाइफ में। तो मैंने कहा इसको पैशन ही रखती हूँ, जब चांस मिलेगा थोड़ा बहुत कर लेंगे, बाकी मेरा मेन प्रोफेशन यही रखूंगी। अच्छा, प्रोडक्शन को बोलना पड़ेगा। तो डेफिनेटली वो मेरी इच्छा है, जो हाँ, वो टिकलिक होते हैं ना, ये करना बाकी है, बाकी है, मैंने मॉडलिंग भी किया है। इसके लिए मैं पूछना चाहता था कि आपके कुछ और गोल्स है या बकेट लिस्ट में क्या क्या है? बकेट लिस्ट में हर 5-5 साल बदलती रहती हूँ, चेंज कर, उसमें फुलफिल करती रहती हूँ। तो मैंने एक्चुअली मेरा ये टारगेट था, वर्ल्ड टूर तो हो गया मेरा वर्ल्ड टूर हो गया था। जब तक हाथ पग सही सलामत है सब कुछ कर लेना। मेरा ये टारगेट था कि 45 या 50 के बीच में मुझे सारे, मैं बहुत एडवेंचरस हूँ तो मुझे सारे एडवेंचर करने थे। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाके बंजी जंपिंग किया, जो बंजी जंपिंग इज अ वेरी हाई एडवेंचर। क्या है वो आपको बहुत मतलब 280 फीट या उससे भी ऊपर से आपको डायरेक्ट जंप करना है। बट जब आप जंप करते तो आपको लगता है मैं सुसाइड कर रही हूँ, अब पता नहीं आगे क्या होगा। उसमें क्या कहते हैं? उसमें पैर में रॉक, बंजी जंपिंग बोलते हैं। वो हाईएस्ट बंजी जंपिंग न्यूजीलैंड में होता है, वहां पे मैंने किया था। और मैं इतना एंजॉय कर रही थी। वो पैर में सिर्फ रॉक थे और आप ऊपर से डायरेक्ट बस आपको नीचे जंप ही करना है, सुसाइडल एक्ट। और पहले उसके पहले फॉर्म पे सही कर दिया। हाँ, वो फॉर्म पे सारा साइन, क्योंकि आपका हार्ट पेशेंट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, आपके अपने रिस्क पे करो आप। और मैं इतना एंजॉय कर रही थी, आई वाज लाइक अ बर्ड। मैं बहुत एंजॉय कर रही थी, मुझे अभी भी वापस करना है वो। तो ये मैंने बंजी जंपिंग किया था। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी। 280 थी। हाँ, 280। क्या बात है। और उसका सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। तो जंपिंग करके बाद में ग्राउंड तक आते हैं? वो आप लटकते हो, ऐसा लटकते हो, फिर आपको ले लेते हैं। इट्स अ हाई थ्रिलिंग इवेंट। उसके बाद मैंने अभी लास्ट ईयर गई थी तो मैंने स्काई डाइविंग किया था। अच्छा। ऊपर से तुरंत नीचे आपको जंप करना है प्लेन में से, वो भी हाँ, तो वो भी एक एडवेंचर है। एक लेवल पे पैराशूट खुलना है। हाँ, और वो किया था। फिर मैंने स्कूबा डाइविंग किया, स्नॉर्कलिंग किया। तो जितनी भी वाटर बेस्ड एक्टिविटीज है, जो स्पोर्ट्स बेस्ड एक्टिविटीज है, मुझे बहुत पसंद है सारे एडवेंचर्स करना में। वंडरफुल। और अभी इसमें फैमिली का सपोर्ट आपको कैसा रहा है? फैमिली के सपोर्ट के बिना आई डोंट थिंक सो कोई भी ह्यूमन बीइंग या जो भी बोलो वो सक्सेस हो सकता है। आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए ही लाइफ में, स्पेशली मेरे लाइफ में। मैं एजुकेशन में हूँ। किड्स कितने हैं आपके? मेरा एक लड़का है। एक लड़का है। अच्छा, वो क्या करता है? वो भी मेलबोर्न में है, उसका कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हो चुका है और अभी उसकी जॉब भी लगी है। आपका लड़का इंजीनियर हुआ? वो इंजीनियर हो गया।
मुझे ऐसा लगे कि आप कहेंगे अभी वो 7th स्टैंडर्ड में है नहीं और अभी 2 साल के बाद अभी 9th में आएगा तो काटे सर बताओ कहाँ पे उसको भेजना है, क्या समथिंग करना है? इन जीन्स। आप मेरी मम्मी को मिलोगे तो सब लोग मुझे अपनी सिस्टर ही बोलते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। तो ये जो इसका एक सीक्रेट जो है आपका ये फिजिकल और इसका जो पूरा मेंटेन करते हैं आप मेंटल और फिजिकल टोटल बैलेंस, तो क्या उसका सीक्रेट क्या है? एक तो स्ट्रॉन्ग जीन्स है, बिकॉज मेरी मदर फादर की भी एज नहीं लगती है। जब आप उनको मिलोगे तो दे आर वेरी हाईली एंथुसियास्टिक एंड बहुत खुश है, तो मतलब उसको वो जीन्स हेरिडिट होता है। दूसरा, आप जब बहुत खुश रहते हो, कोशिश करते हो हैप्पीनेस लेने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी एज कम हो जाती है। क्या बात है। और स्पेशली योगा है, योगा ने मुझे बहुत हेल्प किया है। मैं जुम्बा भी करती थी, तो फिटनेस मतलब मेंटल एंड फिजिकल दोनों अगर हेल्थ में फोकस किया जाए तो आप बैलेंस हो सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। और नहीं आप ऐसा ये ऐसे इस स्टेट पे नहीं बोलना है, लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ जहाँ पर हम जाते हैं ट्रिप करने के लिए, टूर्स करने के लिए, गुजराती लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। और दूसरा जो देखते हैं दे आर वेरी फूडी, थेपला, फाफड़ा, जलेबी, ढोकला सब बड़े बड़े नाम है हमारे। तो आप फूडी कहे कितनी है? क्योंकि आपको देख के तो ऐसा नहीं लग रहा, आपने इतना मेंटेन किया है। जो हम थोड़ा बहुत खाते हैं तो कितना ये हो जाता है हमारा, और ये मत खाओ वो मत खाओ डॉक्टर कहते हैं, तो आप इतना मेंटेन है और गुजराती है फूडी है, तो कैसे मैनेज करते हैं? आप सही बता रहे हो, गुजराती लोग यूजुअली फूडी रहते हैं। जो थेपला, फाफड़ा, ढोकला सब हमारे ब्लड में आ चुके हैं। बट मैं फूडी नहीं हूँ बिल्कुल। अच्छा। मुझे खाने का शौक नहीं है, तो वैसे मैं सब अलग अलग एक्टिविटी में बहुत लेकिन आइसक्रीम पसंद है? आइसक्रीम, मुझे स्वीट बहुत पसंद है। तो मैं कुकिंग भी मैंने वही सीखा है जो मुझे पसंद है। सो नहीं, खाने में इतना शौक ही नहीं, और कुकिंग ही मेरा रह गया है जो अभी मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। लेकिन बाकी सारी एक्टिविटी में मैं इन्वॉल्व हो चुकी हूँ, बट अभी समहाउ कुकिंग रह गया है, क्योंकि मैं इतनी खाने की शौकीन नहीं हूँ। बट मेरे हस्बैंड और मेरा लड़का बहुत शौकीन है, तो उसके हिसाब से मुझे काफी मोटिवेशन मिला कि मेरे लड़के को मैं ये बना के दूं, मेरे हस्बैंड को ये बना के दूं, तो मैंने काफी कुछ सीख लिया है। क्या बात है। बट स्वीट मुझे बहुत पसंद है, तो मैं स्वीट स्वीट से आपका वेट नहीं बढ़ता, कैलोरी मेंटेन अभी तक तो हो जाता है। आपके योगा की वजह से? योगा है, जुम्बा है, कुछ ना कुछ वॉकिंग है, एक्टिविटीज कुछ ना कुछ चालू रहती है। एक जो मेन क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत देर से आ रहा है, पूछना पड़ेगा। गिनीज बुक का जो हमने देखा है, वो एक्चुअली गिनीज बुक में आपका नाम कैसा है? हाँ, एक्चुअली जब यहाँ पे लवासा वुमन ड्राइव करके एक इवेंट, बहुत बड़ी इवेंट हुई थी। यूजुअली साल में होती रहती है, बट उस टाइम पे उन लोगों का टारगेट था कि 2000 से ज्यादा वुमन अगर पार्टिसिपेट करेंगी तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा। और उन लोगों ने कोशिश किया, वी वर मोर देन 2000 फीमेल्स। तो उसमें से हाँ जी, तो वो मैं इतना फॉर्चुनेट मानती हूँ कि उसी टाइम पे मैंने इवेंट में पहली बार पार्ट लिया था। क्या बात? तो 4 लोग रहते हैं, उसमें से नेविगेट करते हैं, क्लू देते हैं अलग अलग, वो क्लू करके आपको पास करना होता है पूरा ड्राइव। बहुत इंटरेस्टिंग ड्राइव है वो। तो वो लवासा वुमन ड्राइव में मैंने पार्टिसिपेट किया था। अनफॉर्चुनेट इनफ कि मुझे वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम शामिल हुआ है। आप फोटो दिखा रहे हो, मैगजीन पे मैंने देखा था। वो एक मैगजीन पे भी आपका बैक कवर पे यही मैगजीन, ये क्लोथ लुक मैगजीन है, तो जहाँ पे उन लोगों का मेरा प्रोफाइल देके दे इनवाइट मी कि आप अपना आर्टिकल दीजिए ताकि कुछ और लोगों को भी इंस्पायर कर सके। क्या बात है। इस हिसाब से ये कहाँ का ये है? ये मैंने फोटोशूट करवाया था जब मिसेस पूना के लिए चाहिए था फोटोशूट्स वगैरह, तब मैंने वो करवाया था। और राजपूत हो तो तलवार, मैंने अपना वो कंसेप्ट, जो भी थे मेरे साथ टीम में बहुत क्रिएटिव थे, तो उसने मुझे तलवार दिया था और प्रॉपर राजपूतानी का जो मुझे लुक चाहिए था वो दिया था। वो जडेजा फैमिली जो है वो आपसे? हम जडेजा, हम लोग राजपूत है, वो दरबार होते हैं। दरबार, अच्छा। क्योंकि रविंद्र जडेजा जो राइट, तलवार का ही कुछ करते हैं। हम तलवारबाजी भी करते हैं शादी में कई बार, हमारे के घर में तलवार भी रहती है। क्या कल्चर। लेकिन ऐसा नहीं लगता अभी कॉस्मोपॉलिटन सिटी मगरपट्टा सिटी में आने के बाद ऐसा कुछ ऐसा अलग आइडेंटिटी तो नहीं है, यू आर मिक्स अप विद एवरीथिंग। और इतने अभी जो अवार्ड्स है, बहुत सारे अवार्ड्स मैंने तो मेनू कार्ड के छोड़ दिए हैं, आप बताओ कुछ अवार्ड्स। मैंने एक जब मैं 12th में थी, मेरे भाई के साथ और हमारे कॉमन फ्रेंड थे उनके साथ मैंने ट्रैकिंग किया था। तो ब्रिगू बोलते हैं मनाली में, ऊपर 18,000 स्क्वायर फुट पे। अच्छा। और वहाँ पे आइस ट्रैकिंग सिखाया जाता है। तो लड़कियां और लड़के ऐसे मिलके थे, एक ग्रुप था पूरा। और ऐसा हुआ कि जैसे हम ऊपर गए और वहाँ पे पूरा स्टॉर्म आ गया,
तो सब लड़कियां घबरा के, जो हमारे साथ था, जो ट्रेनर था वो भी नीचे चला गया, उन्होंने हमको छोड़ दिया कि अभी आपके रिस्क पे आपको जाना तो चाहिए, बाकी बहुत बड़ा स्टॉर्म है, आप पता नहीं फिर बच पाओगे कि नहीं, क्योंकि वहां पे डिफिकल्ट होता है, आपको पता नहीं चलता है कि वो आइस है या पानी है, अगर आप उसमें गिरे तो फिर वो फ्रीज हो जाते हो। तो लेकिन पता नहीं उस टाइम पे क्या डेयरिंग था, तो हमने बोला नहीं हमको तो ऊपर जाना ही है। तो मैं सिर्फ लड़की में, पूरे जो ग्रुप था उस टाइम पे, तो आई वॉज द ओनली गर्ल दैट टाइम कि उसने कंप्लीट किया और मुझे सर्टिफिकेट मिला बेस्ट ट्रेकर का। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। लेकिन वो घर में आने के बाद पेरेंट्स ने तो बहुत डांट दी होगी। नहीं पेरेंट्स ने, इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स का वही बता रही हूँ, वो इतने सपोर्टिव है। अच्छा। तो उसने बोला कि चलो आपने वो हिम्मत दिखाई है, वही बहुत है, वही राजपूतानी बोलते हैं। क्या बात है, प्रॉन्स एंड कॉन्स जान लिया, उसके बाद हिम्मत करना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने देख लिया था कि कहाँ सेफ्टी है, कब करना है क्या नहीं, मेरा भाई भी था वहाँ पे, तो हम लोगों ने किया था। ब्रेव वुमन। अच्छा लगता है मुझे। लेकिन मेरी फैमिली का सपोर्ट काफी है। माय ब्रदर इज आल्सो सेल्फ मेड पर्सन, अभी वो सीईओ है कंपनी का, उसने भी बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, और उसका भी मुझे सपोर्ट बहुत है। शादी के बाद मेरे हस्बैंड बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, बहुत सिंपल फॉर्म है, जितना मैं उनसे ऑपोजिट में हूँ। वो फूड में बहुत शौकीन है, मैं फूड के अलावा सब जगह शौकीन हूँ, लेकिन इतना मुझे उसने सपोर्ट किया लाइफ में, इतना एनकरेज किया है कि आज मैं जो भी हूँ शादी के बाद भी वो उनकी हिसाब से। क्या और मेरी माँ का सपोर्ट इसलिए है कि अब आप जो बोल रहे हैं कि सीनियर सिटीजन का मैंने अभी इवेंट किया, क्योंकि मैंने ना काफ़ी, जब मैं केस लेती हूँ ना, तो काफ़ी सीनियर्स की लाइफ में जब मैं देखती हूँ तो एक खालीपा, एक वैक्यूम, क्योंकि इस एज में ना आप ज़्यादा एडवेंचर कर सकते हो, ना ज़्यादा बाहर जा सकते हो, फूड का रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है, तो एक लाइफ सडनली एक स्टेगनेंट हो जाती है, एक मोनोटोनस हो जाती है। तो मैंने वो फील किया, तब मैंने डिज़ाइन किया कि मुझे कुछ सीनियर्स के लिए करना चाहिए। जो मेरे पेरेंट्स हैं अभी भी वो है, मेरा भाई भी ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया है, तो एक नेचुरली वो फील होता है कि मिस करते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स रहते होंगे जो मिस करते होंगे मेरे बच्चों को, तो क्यों ना उनके लिए डिज़ाइन किया है। ये बात तो मैं बिल्कुल दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आखिर में बताने वाला था कि फॉरएवर यंग क्लब, यस, वो मगरपट्टा सिटी के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं अबव 55, तो उनको भविष्य जी ने वहाँ पे इनवाइट किया था, और एक इवनिंग पूरा सेलिब्रेट की गई वहाँ पे। वंडरफुल ऑर्गेनाइज। और सबसे ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है, सीनियर सिटीजन के लिए प्रोग्राम करना, ये तो हम हरदम देखते हैं, उनके क्लब रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे डायनामिक यंगस्टर्स जो है वो अगर सीनियर्स के लिए कुछ करते हैं तो वो एक कल्चर है, वो कल्चर भविष्य आपने बता दिया उसने। वंडरफुल, यू हैव गिवन ग्रेट प्लेजर टू सो मेनी। बहुत ब्लेसिंग मिले मुझे, और फॉर्चुनेट है कि हम आज मैं ज्वाइन करने, लेकिन आपने जो टाइटल दिया था फॉरएवर यंग, तो इसकी वजह से थैंक यू सो मच। चलो मैं 55 के आगे हूँ तो मैं तो आना चाहता हूँ, बिल्कुल, नो डाउट, वी परफॉर्म आल्सो देयर। पर ये बहुत अच्छी कंसेप्ट है, पहली बार मगरपट्टा में पहली बार हो रहा है। हाँ, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मुझे अभी मेरा लड़का वहाँ पे, तो मैं फील कर रही हूँ बट मैं अभी भी यंग हूँ तो इतना कुछ कर सकती हूँ, तो अगर मैं और 60 प्लस करूँगी तो मेरे पास भी रिस्ट्रिक्शन जाएगा। तो ऐसा अगर कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे सब नए फ्रेंड्स बना सके, सेम लाइफ जी सके जो पहले था। लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, 50 का टारगेट था, वी क्रॉस 75, और नो प्रॉफिट नो लॉस पे बहुत अच्छा इवेंट हुआ था, और मैं उनके लिए और आगे करना चाहूँगी। अच्छा इवेंट हुआ था वो। भविष्य जी, एक चीज मैंने आपके इसमें पढ़ी थी, एक आपका कुछ बिजनेस का ये भी है मेरे ख्याल से, 7 वंडर्स नाम का। हाँ जी। तो वो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं, यानी ये इवेंट जो रहते हैं, हाँ। तो वो जैसे वो मैरिज है, वो ऐसे इवेंट्स रहते हैं, वैसे वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है या व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? 7 वंडर का ऐसा स्टोरी है कि बिकॉज मगरपट्टा में हमने बहुत अच्छी इवेंट्स किया था, तो पूरी मैनेजमेंट वाज वेरी हैप्पी, और सीजन मॉल तब नया बना था। अच्छा। तो सीजन मॉल और मगरपट्टा का जो गेट था उसको ब्रीच करने के लिए सर ने हमको बोला था कि आप कुछ वहाँ पे, बिकॉज आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो आप वहाँ पे कुछ इवेंट चालू कीजिए ताकि मगरपट्टा और सीजन मॉल का जो गेप है वो ब्रिज हो जाए। अच्छा। तो वो मगरपट्टा के लोग वहाँ पे आना चालू हो जाए, उस हिसाब से हमने सोचा कि चलो 7 मेरी सहेलियाँ थी, तो सब मिला के हमने पूरी कल्चर कमेटी से ही सब थे,
तो उसको मैंने 7 वंडर्स नाम दिया था, इनिशिएटिव मैंने लिया था। क्या? और सब लोगों ने मिलके 1.5 महीना तक लाइक एवरी संडे रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट्स किया था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। गरबा से चालू किया था हमने, कुकिंग कंपटीशन से लेके फैशन शो से लेके सब कुछ किया था और बहुत अच्छा इवेंट हुआ था। तो उससे और एक्सपीरियंस बढ़ गया कि नहीं हम लोग बाहर भी इवेंट कर सकते हैं। उसके बाद 1-2 मॉल और में किया था इवेंट्स, और उसका ही एक्सपीरियंस लेके अभी हम लोग नए नए इवेंट्स कर रहे हैं। तो वो शादी वाला इवेंट नहीं है, कल्चरल इवेंट है। वॉलंटरी है या नहीं, 7 वंडर वाज प्रोफेशनल। अच्छा। मगरपटा में जो भी है वो वॉलंटरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, वंडरफुल। तो वो तो अभी एक्सपीरियंस मुझे पुणे में काफी- करते हैं, बाहर भी करते हम हैं? कहीं पे भी कर सकते हैं दैट वे। तो अभी जैसे सीनियर्स का क्या एक था, टीम बन गई। ये एक टीम बन गई है अभी। लेकिन उसमें से ही क्यों मेरा 7 वंडर्स भी रुक गया, क्योंकि 7 में से अभी 2 वंडर ही यहाँ पे रह गए। बाकी सारे यूएस से चले गए, मैं और अर्चना जी रह गए, बाकी सारे यूएस से चले गए हैं। तो उस हिसाब से हमारा वो कहीं। लेकिन आप 2 वंडर ही इतने वंडरफुल पर्सनैलिटी है दैट यू कैन डू मिरेकल। तो आप अपील कर दो, उसमें आपको मिल जाएंगे। नहीं है, काफी अभी लोग हमारे से जुड़ना चाहते हैं इन दैट वे, बट वो भी टीचर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, तो जितना जितना हमें टाइम मिलता है उस हिसाब से, क्वालिटेटिव टाइम मिलता है उसमें से करना चाहते हैं इन दैट वे। उस हिसाब से हम कर रहे हैं। क्या बात, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। तो भविष्य जी, आपसे बातें करने में तो अभी दिल भरता नहीं है क्योंकि इतनी सारी जानकारी आपसे मिलती है और बहुत सारे लोगों को एनर्जी मिलने वाली है। ये तो स्कूल गर्ल्स बोलता हूँ मैं, क्योंकि यंगस्टर्स बोलेंगे तो आप बोलेंगे मैं कहाँ, अभी मैं भी यंग ही हूँ। वैसे तो आपने हमें भी यंग बना दिया है, वो बात नहीं है। यंग बाय हार्ट, एजेड बाय एक्सपीरियंस। तो जो कॉलेज गर्ल्स, स्कूल गर्ल्स है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं यही सारे कॉलेज गर्ल्स को बोलूंगी कि ग्रास्प ऑल द अपॉर्चुनिटी व्हिच यू आर गेटिंग इन द कॉलेज लाइफ। वो चाहे कोई भी क्लब हो, आप ज्वाइन कीजिए, आपको जो इंटरेस्ट है, और नहीं भी इंटरेस्ट है तो एक्सप्लोर करके फिर आप मना करो। जरूरी नहीं है कि आप पहले से मना करो। यू नेवर नो, आपके पास लीडरशिप क्वालिटी है, आपके पास स्पोर्ट्समैन पर्सन है, आपके पास कल्चरल है, आपको पता ही नहीं है आपके पास क्या है। और मैं ये बिलीव करती हूँ स्ट्रांगली कि ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग आर वर्सेटाइल। करेक्ट। हमारे में एक से ज्यादा टैलेंट है ही, हम सिर्फ उसको कभी एग्जिबिट नहीं करते हैं। तो कॉलेज में वो बहुत इंपॉर्टेंट, वहां से आपका बीज होता है। आज अगर कॉलेज में मैंने ये सब नहीं किया होता तो मुझे आज इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि हाँ मुझे फैशन शो में पार्ट लेना है। बिकॉज मैंने कॉलेज में किया था तो मुझे पता था। क्या बात। बिकॉज कॉलेज में मैंने डांस किया था तो मुझे पता है कि हाँ डांस करने में मजा आता है। बिकॉज कॉलेज में मैंने स्पोर्ट्स में पार्ट लिया था तो अब मुझे वो अट्रैक्ट करता है कि नहीं मैंने ये किया था तो वो कर सकती हूँ। तो वो कॉलेज में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने फैमिली वैल्यूज कल्चर को मत डाइल्यूट कीजिए। आप में पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। आँख खोल के आप चलिए, आँख बंद करके मत चलिए, तो गिरने का चांसेस नहीं रहता है। और तीसरा है कि लर्न फ्रॉम द चैलेंजेस। आते हैं चैलेंजेस, ऐसा नहीं है, मैं भी वहाँ पे थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थे, इतनी कोई फैसिलिटी नहीं थी, गवर्नमेंट हॉस्टल थी, बट फिर भी हमने उस लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जिया है। तो जो है उसमें से जीना सीखो। क्या बात है। मटेरियल थिंग्स कभी अट्रैक्ट नहीं किया है मुझे लाइफ में, और ना ही मैं इतनी मनी माइंडेड हूँ। तो शायद भगवान ने ऐसे ही हैप्पीनेस दिया है मुझे कि मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। सो मैं यही बोलूँगी कि जब मैं अपनी लास्ट में जब मैं अपनी लाइफ की बुक पढ़ रही होंगी तो उसमें अच्छे चैप्टर्स भी आएंगे, बुरे चैप्टर्स भी आएंगे, बट मेरे फेस पे से स्माइल नहीं हटनी चाहिए। वो मेरी लाइफ का पर्पस है। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। और ये काफ़ी स्पिरिचुअल भी आगे मैं बढ़ना चाहती हूँ, तो इस एज मुझे लगता है स्पिरिचुअल नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बैलेंस करता है, डाउन टू अर्थ रखता है हमेशा। तो अभी मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस मेडिटेशन का कोर्स किया है। गुड, क्या बात है। तो बहुत अच्छी सीख जो है भविष्य जी आपके आज के इस हमारे जो वार्तालाप हुए हैं, ओपन माइंडेड पूरे हमारे टॉक्स है। आपकी पर्सनैलिटी क्या है जो मैंने इंटरव्यू में बताया था उससे भी ज़्यादा है, ये लोगों के भी ध्यान में आई है जिन्होंने ये पूरा इंटरव्यू देखा है। तो दर्शकों, आज का इस जो हमारा वार्तालाप जो है, आज का जो इंटरव्यू है, आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। एवरी टाइम मैं कहता हूँ कि आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, तो ज़रूर कमेंट में मुझे लिख दो। आई विल कॉन्टैक्ट एंड आई विल हैव द इंटरव्यू ऑफ दैट पर्सन। सो वी विल मीट अगेन in that next episode on next Thursday. Thanks a lot.